नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसी सिलगार पीवाई पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा सीसैट के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। सीसैट में बेसिकली जो इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन, साथ साथ में डिसीजन मेकिंग वाला जो आपका सेगमेंट है, ऑन एवरेज इससे देखा गया है कि 24 से 25 प्रश्न आते हैं। तो सीसेट क्वालिफाई करने के लिए बड़ा अहम ये हो जाता है, अर्थात बड़ा अहम किरदार ये निभाता है। अगर इस टॉपिक की चीज़ें अगर आपको अच्छे से आ जाती हैं तो सीसेट क्वालिफाई करना काफ़ी आसान हो जाता है, बेसिकली जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है। तो इसीलिए हमने सोचा, आप लोग की मांग भी आ रही थी कि सीसेट की एक दो क्लास आप सर ले लीजिए। तो सीसेट की ये क्लास होगी। दरअसल इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो पूरा जो आपका इंटरपर्सनल स्किल कम्युनिकेशन जो होता है और डिसीजन मेकिंग के जो प्रश्न है, अर्थात एक अभ्यास प्रश्न है, ये लगभग 120 प्रश्न है। उन 120 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, व्याख्या के साथ देखेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो 120 प्रश्न हैं इनको अगर आप लोग देख लें तो आपका सी सेट में जो ये वाला सेगमेंट है, बेसिकली जो 24-25 क्वेश्चन आते हैं, ये आपका स्ट्रांग हो जाए और आप लोग यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। क्योंकि आपको पता है कि जीएस आपका कितना भी स्ट्रांग हो जाए, बिना सी सेट का बेड़ा पार नहीं होने वाला है, क्योंकि सी सेट क्वालिफाइंग नेचर का है और सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 33 क्वेश्चन यहाँ पे आपको हर हाल में करना है। किस तरीके से 33 क्वेश्चन करें, उसी पे थोड़ा सा चर्चा अभी हम लोग कर लेते हैं। और ये जो अभ्यास प्रश्न है, दरअसल मुझे एक पीडीएफ मिली थी आपका दृष्टि की, जिसमें इंटरपर्सनल स्किल वाला जो आपका सेगमेंट होता है ना, उसी के नोट्स थे। उसमें अभ्यास प्रश्न के माध्यम से 117-18 प्रश्न है, कुल 120 प्रश्न है। तो उन्हीं 120 प्रश्नों को अगर हम सोच देख लेंगे अच्छे से, मैंने ये सोचा कि अगर हम लोग इसको अच्छे से देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे आ जाएंगे, या फिर जो व्याख्या कुछ होगी उस व्याख्या से समझ के प्रश्न हम लोग वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा इसको ज़रूर पढ़ा देते हैं। और साथ साथ में कुछ तरीका मैं बता दूंगा जिस तरीके से जो आपका सी सेट वो क्वालिफाई हो सकता है। जैसे सबसे पहले बात करें जिसका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, जिसका मैथ बैकग्राउंड नहीं है तो वो क्या करे, ये जो टॉपिक है आपका इंटरपर्सनल स्किल वाली, ऑन एवरेज 24 प्रश्न यहाँ से आते हैं। इसको क्या करे, जैसे आज 120 प्रश्न मैं तैयार करवा रहा हूँ, पीवाईक्यूज तैयार कर ले। ठीक है, वैसे ये पीवाईक्यूज हो गए इसमें, मतलब पीसीएस में पूछे गए 10-12 साल के, जो 10 साल के प्रश्न तो हो गई कम से कम। तो मैं यही कहूँगा कम से कम इतना तैयार कर ले। और कुछ आयाम उसके जो होते हैं, जैसे कि किस तरीके की इंटरपर्सनल स्किल क्या होती है, इंटरपर्सनल स्किल क्या होती है, अब उसमें जैसे काइनेक्स क्या होती है आपका अलग अलग जो चीज़ें होती हैं, वर्बल और नॉन वर्बल जो होते हैं, शाब्दिक और शाब्दिक जो होते हैं ना एक तरीके से कम्युनिकेशन, वो क्या होते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ ले, आसानी से प्रश्न आपके बन जाते हैं। तो यहाँ से अगर 24 प्रश्न जो आ रहे हैं, अगर मान लीजिए इसमें से आप कम से कम 12 ही प्रश्न, मानिए 12 प्रश्न आप बना रहे हैं। हिंदी भी 20 क्वेश्चन आती है, हिंदी भी अगर आप देखें यहाँ पे तो 20 क्वेश्चन आती है। और हिंदी अभी रिसेंट आप लोग सी सेट के लिए, सॉरी आरओ के लिए पढ़े तो 6 टॉपिक तो आपकी मजबूत तरीके से तैयार है। और उस 6 टॉपिक से प्रश्न 100% 6 टॉपिक से लगभग आ ही जाते हैं। तो कम से कम 6 प्रश्न और अधिक से अधिक 7-8-9 प्रश्न आ सकते हैं। और 5 प्रश्न आपका गद्यांश वाला जो होता है, पैसेज वाला, वो तो मिल ही रहा है। तो हिंदी में भी कम से कम आपका यहाँ पे 14 क्वेश्चन हो जाएगा, 20 में से हो जाएगा ना आराम से। तो 14 + 12 ऐड करिएगा, बहुत आसानी तरीके से मैं यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ। अगर यही रणनीति फॉलो करेंगे तो आपका जो सी सेट वाला पोर्शन है वो क्वालिफाई हो जाएगा। 14-12 का अगर जोड़े तो 26 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, रीजनिंग आती है कम से कम 18-20 क्वेश्चन। और बेसिकली कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन में 9-10 ऐसी रीजनिंग होती है जो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 11-12 तक, मतलब 10 रीजनिंग कर सकते हैं। तो 10 रीजनिंग यहाँ से जोड़ लीजिए। ठीक है, जोड़ लिए। और 5 आपके कुछ नहीं, इंग्लिश में 5 जो पैसेज है वो 5 नंबर आप लोग ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 12 नंबर किस में हो गया, तो कम्युनिकेशन वाले में हो गया। ठीक है, और 14 नंबर हिंदी वाले में हो गया। और यहाँ पे 10 नंबर आपका रीजनिंग में हो गया और 5 नंबर आपका यहाँ पे इंग्लिश में हो गया। अगर इसको ऐड करेंगे तो 14-12 आपका 26 हो गया, और 26-10 36 हो गया, 5 41 हो गया, 41 हो गया। और कम से कम मैथ में 4-5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से आप सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 41-5 46, तो 46 क्वेश्चन आपके इस तरीके से बन जाएंगे। और लाना 33 क्वेश्चन ही है, तो इस तरीके से आसानी से आपका जो सी सेट वो क्वालिफाई हो सकता है। तो ये फार्मूला आप लोग जरूर अपनाइएगा, ज़्यादा लोड मत लीजिएगा। जो चीज़ आपको समझ में आए, जैसे कि कम्युनिकेशन वाला समझ में आना चाहिए, ये कर लीजिए। हिंदी पूरा ऐसा कोशिश करिएगा कि सही हो जाए। 5 आपके जो पैसेज इंग्लिश के आते हैं और कम से कम 8-10 रीजनिंग करने की कोशिश करिएगा। तो इस तरीके से आपका जो सी सेट वाला पोर्शन है वो आसानी से आपका क्वालिफाई हो सकता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें फिलहाल आज एक लेक्चर ये मैं ले ले रहा हूँ, जिसमें पूरा इंटरपर्सनल स्किल वगैरह जो आपका सेगमेंट है इसको हम लोग अध्ययन कर ले रहे हैं। हो सके तो एक आज आपका सेगमेंट हम लोग हिंदी पे भी ले लेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जैसा भी आपकी इच्छा होगी। तो कोशिश रहेगी कि उस पर भी हम लोग एक आध लेक्चर जरूर ले लें। ठीक है,
क्योंकि बेसिकली चीज़ें आपके हिसाब से ही चलती है, जो आप लोग कमेंट में करते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हम लोग अपने चैनल पे कोशिश करते हैं पढ़ाने की, ठीक है। और बस थोड़ा सा आप लोग का साथ नहीं मिल पा रहा है। देखिए अभी भी आप लोग उस तरीके से नहीं देख रहे हैं जिस तरीके से एग्जाम नज़दीक है। तो मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ जो वाकई में एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृपया आप लोग वीडियो को जरूर देखें, और जब देख लें तो कम से कम 1 या 2 ग्रुप में आप लोग शेयर जरूर कर दें। रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक पीसीएस एल्गार पीवाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये अभ्यास प्रश्न है, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। इंटरपर्सनल स्किल और जो कम्युनिकेशन वाला सेगमेंट होता है और डिसीजन मेकिंग वाला, उसके ये अभ्यास प्रश्न दृष्टि की जो बुक आती है उससे हम लोगों ने ये लिया है, ठीक। चलिए तो पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से ही मतलब यही एक कैसे, मतलब ये समझिएगा कि एक आखिरी लेक्चर है सीसैट का। इसको हम लोग 120 प्रश्न अंतर्वैयक्तिक कौशल जो है उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम प्रश्न यहाँ से आपके सॉल्व हो जाए, ठीक। चलिए तो पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो होता है अंतर्वैयक्तिक, ठीक है, अंतर्वैयक्तिक संबंध व्यक्त करने में नहीं किया जाता। देखिए 2 तरीके की चीज होती है यहाँ पे, पहले थोड़ा मैं समझा दे रहा हूँ। एक आपका अंतर्वैयक्तिक होती है, एक अंतरावैयक्तिक होती है। कहने का मतलब जब 2 लोग, मान लीजिए एक ये एक्स है और एक एक ये वाई है, ये दोनों जब आपने में बात करेंगे, इस तरीके से बात करेंगे, तो ये आपका अंतर्वैयक्तिक होगा, ठीक है। इंटरपर्सनल होगा। क्या होगा? इंटरपर्सनल होगा। इंटरपर्सनल होगा जब मान लीजिए ये गोलू मोलू कोई है, ठीक है, इस तरीके से गोलू मोलू है, ये अपने से ही भुनभुना रहा है, कुछ सोच रहा है, इस तरीके से अपने से बात कर रहा है, अपने से ही बात कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका इंट्रापर्सनल हो जाती है, मतलब स्वयं कुछ अपना विचार कर रहा है, बात कर रहा है। जब 2 लोगों के मत हो रहा है तो इस तरीके से अंतर्व्यक्ति आपका कौशल हो जाता है। कुल मिला के कम्युनिकेशन होता है ये इंटरपर्सनल, ठीक। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या बताना आपको कि किसका प्रयोग अंतर्वैयक्तिक संबंध व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता, जैसे लोक कौशल, मृदु कौशल, जीवन कौशल या फिर संगठनात्मक जो कौशल होता है। आपका आंसर यहाँ पे क्या बन सकता है बताइए आप लोग जल्दी से, ठीक। फिर स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पे क्या आंसर बन सकता है, देखिए जीवन कौशल थोड़ी ना अंतर्वैयक्तिक संबंध को व्यक्त करता है ना। इस तरीके से आपका जीवन कौशल यहाँ पे आ जाएगा। देखिए लोक प्रशासन, मतलब लोक कौशल कैसा होता है, लोगों से बात करने का एक कौशल तो होता है, और मृदु कौशल भी हो सकता है, संगठनात्मक कौशल हो सकता है, लेकिन जीवन कौशल एक तरीके से इन जो आपका अंतर्वैयक्तिक संबंध है उसमें नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है कि क्या, बताइए यहाँ पे, कि व्यक्ति को अंग्रेजी, हिंदी तथा एक अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान हो। ऐसा जो जरूरी नहीं है भैया। व्यक्ति को अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा का ज्ञान हो, व्यक्ति को किसी भाषा का ज्ञान हो, व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशी ढंग से संप्रेषण कर सका है। कितना अच्छा बात यहाँ पे बोला है। तो आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा ना। दरअसल किसी से बात करने के लिए, किसी से अगर आप अंतर्वैयक्तिक कौशल कर रहे हैं तो उसके लिए आवश्यक यही है ना कि किसी व्यक्ति भी, जो कोई मतलब व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण करता हो। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी वाला, ठीक। अगला कथन कारण कह रहा है यहाँ पे कि कथन कह रहा है अंतर्वैयक्तिक जो व्यवहार होता है अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होता है। मतलब जो अंतर्वैयक्तिक व्यवहार होता है वो अधिकांशतः क्या होता है कि जो आंतरिक हमारा मतलब आंतरिक जो हमारी आवश्यकता है उसके द्वारा प्रेरित होता है, ठीक है। कारण कह रहा है लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा बताइए। यहाँ पे आंसर बनेगा कथन कारण दोनों से व्याख्या करा, बिल्कुल सही बात है। देखिए अंतर्वैयक्तिक व्यवहार बेसिकली कब होता है, जब हमें एक तरीके से आंतरिक आवश्यकता किसी चीज की पड़ती है, तभी तो हम किसी से बात करते हैं। तो इस तरीके से आपका कथन तो सही है। कारण क्या, लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं, इसी तरीके से व्यवहार आगे बढ़ता है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे याद रखिए कि आंसर आपको यहाँ पे क्या बन जाएगा, आंसर आपका यही बन जाएगा, कथन कारण दोनों से व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दूसरे के साथ संबंध होने की आवश्यकता दर्शाता है। मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि दूसरे के साथ संबंध होने को दर्शाता है। क्या बनेगा ऑप्शन बताइए। इसी तरीके से चीजों को समझ के करेंगे ना, आसानी से आपके मैक्सिमम प्रश्न यहाँ से सही हो जाएंगे। तो सबसे पहले सम्मिलित होने की आवश्यकता, व्यक्तिगत जो आपका की आवश्यकता होती है, नियंत्रण की आवश्यकता या फिर अनुरक्ति की आवश्यकता, कौन सा दूसरे के साथ संबंध होने की आवश्यकता को एक तरीके से दर्शाता है। तो क्या आंसर बनेगा आप लोग बताइए। यहाँ पे जो अनुरक्ति होने की आवश्यकता है, बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, तो आपका आंसर यहाँ पे बनेगा डी वाला। दरअसल देखा जाए सर्वाधिक जो आपका एक तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं कि संबंध होने की आवश्यकता को दर्शा रहा है, वो डी वाला ऑप्शन है। ये देखिए आप यहाँ पे देखा जाए अंतर्वैयक्तिक कौशल की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा क्या है। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि उपयुक्त परिभाषा क्या, किसकी, अंतर्वैयक्तिक कौशल की क्या परिभाषा हो सकती है। एक व्यक्ति अपने विचारों को किस प्रकार से संप्रेषित करता हो, तो ये अंतर्वैयक्तिक होता है, मतलब इंटरपर्सनल नहीं होती, इंटरपर्सनल होती है, क्योंकि एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक व्यक्ति यहाँ पे भी आ रहा है, एक व्यक्ति अपने अधीनस्थों से किसी प्रकार की अंतर्क्रिया करे, एक संस्थान में व्यक्ति दूसरे से किस प्रकार संबंधित हो, ये आपको यहाँ पे बता रहा है। तो क्या आंसर बन सकता है बताइए आप लोग, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था
कि एक व्यक्ति अपने विचारों को किस प्रकार से संप्रेषित करता है ना, मतलब एक व्यक्ति तो बात समझेगा लेकिन दूसरे से संप्रेषित कर रहा है ना। यहाँ पे मैं पूरा ऑप्शन सही से अभी से पढ़ा हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा बताइए आप लोग। यहाँ पे क्या आपका ऑप्शन बन जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या बन सकता है, देखिए यहाँ पे बनेगा एक व्यक्ति अपने विचारों को किस प्रकार संप्रेषित करता है, किस तरीके से बात करता है, वही ना होगा। तो यही आपका एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे सबसे अच्छी परिभाषा आपका यही हो रही है किसके, अंतर्वैयक्तिक कौशल की। ठीक, संप्रेषण में किस का नियम किस अर्थ के में उपयुक्त होता है, ये आपका एक तरीके से देखा जाए तो PYQs है, PCS में आप लोग देखेंगे तो पूछा हुआ है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे क्या आपका आंसर बन सकता है। दरअसल यहाँ पे देखा जाए किसी भी बात को सरल एवं संक्षिप्त तरीके से प्रस्तुत करना, किसी भी बात को सांकेतिक रूप से व्यक्त करना, किसी भी बात को गोल मटोल बनाकर कहना, या फिर किसी बात को जटिल रूप से कहना, क्या आंसर बनेगा बताइए। दरअसल किसके नियम जो होते हैं इसमें अगर देखा जाए तो संप्रेषण में ये प्रयोग होता है, कम्युनिकेशन में ये उपयोग होता है, जिसका अगर मतलब समझा जाए तो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल होता है। इसका मतलब ये होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ये इसका मतलब होता है। तो क्या यहाँ पे समझ में आया आप लोग को बताइए। तो यहाँ पे यही समझ में आया कि किसी बात को सरल और संक्षिप्त तरीके से प्रस्तुत करना, यही आपका होता है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए, ये कह रहा है कि वर्तमान में आप एक उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, ठीक है, और किसी कार्यक्रम में शामिल होने आप कई वर्षों के बाद अपने गांव लौटे हैं, ठीक है। गांव के लोग से बात करते समय आप निम्न में से कौन से विकल्प को अपनाएंगे, आइए देख लेते हैं कौन से विकल्प है। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए लोगों से सांकेतिक भाषा में बात करेंगे, ठीक है, लोगों से अंग्रेजी में बात करना पसंद करेंगे, ठीक है, गाँव के लोगों द्वारा बोली जाने वाली शैली अपनाएंगे, या फिर लोगों से बातचीत करना पसंद ही नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे मान लीजिए हम गाँव में गए अपने, ठीक है, वहाँ पे किस तरीके से किसी से हम बात कर सकते हैं, तो उसी तरीके से बात करेंगे जैसे वहाँ पे लोग बोल रहे हैं, ठीक है, तो वही शैली हम अपना लेंगे। तो गांव के लोगों द्वारा बोली जाने वाली जो शैली उसको हम अपनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सी आंसर यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन आपका लग रहा है यहाँ पे, और यही आंसर बन सकता है। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो आपका सी आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आपको यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अंतर्वैयक्तिक कुशलता का तत्व नहीं माना जाता है। आपका आंसर यहाँ पे क्या बन सकता है बताइए। किसे जो अंतर्वैयक्तिक तत्व होता है ना, अंतर्वैयक्तिक कुशलता का एक तत्व होता है, उसको यहाँ पे देखा जाए तो नहीं माना जा सकता है। बताइए यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, नहीं माना जाता ना, ठीक, बताइए। जैसे शिकायत करना, प्रभावशाली व्यक्तित्व, या फिर मुस्कुराहट, या फिर क्रियाशील श्रवण, क्या यहाँ पे आंसर बनेगा प्रश्न संख्या 8वें के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, बताइए यहाँ पे आंसर क्या बन सकता है। देखिए अगर बात करें यहाँ पे आंसर की, तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पे ए वाला, शिकायत करना, ठीक है, शिकायत करना आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। देखिए अगर मैं बात करूं, जैसे प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, मुस्कुराहट होती है, क्रियाशील श्रवण होता है, ये एक तरीके से स्पष्ट संचार जो होते हैं ना, उनमें एक तरीके से देखा जाए तो कुशलता लाते हैं, मतलब एक तरीके से अंतर्वैयक्तिक कुशलता के तत्व ये माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे शिकायत करना कोई कुशलता थोड़ी नहीं, मतलब अंतर्वैयक्तिक कुशलता नहीं है ना, ठीक। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए वाला। अंतर यहाँ पे देखिए अंतरा व्यक्ति बोला, ठीक है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बोला, यहाँ पे ये शब्द हमें पकड़ना होता है, इसलिए थोड़ा सा मैं आप लोग को बताऊंगा। जो अंग्रेजी मतलब यहाँ पे जो सी साइड वाले में ये वाला पोर्शन है, इसको थोड़ा अंग्रेजी में देख के चलेगा, क्योंकि अंग्रेजी में थोड़ा आसान होता है, इसमें थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लैंग्वेज थोड़ी सी क्लिष्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है क्या, तो स्वयं से किया हुआ जो आपका वार्तालाप होता है किसी व्यक्ति से या व्यक्ति विशेष से किया गया वार्तालाप, सामूहिक वार्तालाप, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो आप लोग आसानी से बता लेंगे क्या आंसर इसका बन सकता है। तो जो स्वयं से किया गया वार्तालाप होता है वही आपका इंट्रापर्सनल क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, तो आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा ए वाला। चलिए अगला कह रहा है कि वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध में व्यक्तिक या फिर गैर व्यक्तिक सूचना का प्रकरण कहलाता है। मतलब एक तरीके से वरिष्ठ मतलब कोई बड़ा है कोई छोटा है, उनके मध्य एक तरीके से क्या हो रहा है, तो मान लीजिए व्यक्तित्व और गैर व्यक्तित्व मतलब वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टाइप का हो रहा है, तो ये प्रकरण कैसा कहलाएगा, मतलब इस तरीके से इसमें क्या रखेंगे हम लोग, सिंपल से ही आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं अनौपचारिक में आ सकता है ना, अनौपचारिक इनफॉर्मेलिटी होगी, बड़े छोटे मतलब एक तरीके से अब ये थोड़ी ना करेंगे कि भाई बड़े भैया तो उनसे एकदम फॉर्मल तरीके से बात करें, ऐसा नहीं हो सकता ना, थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में बात कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो इनफॉर्मेलिटीज आंसर सही लग रहा है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका डी आंसर बन जाएगा। डी आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला कह रहा है आपका 11वां की सिद्धांत है, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे प्रभावी संप्रेषण उसके लिए किसी व्यक्ति को बाधक मानने में अन्य लोगों पर अपने मूल्यों को थोपना और उनकी समस्याओं का समाधान खोजना शामिल है, ठीक है भैया। जब आप इसका निर्णय करते हैं कि उस समय आप किसी और की कोई बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि आप उस समय अपने उनके रंग रूप, उनकी आवाज और उनके शब्दों का मूल्यांकन कर रहे होते हैं। तो उपरोक्त में से जो आपके सिद्धांत हैं अर्थात कॉलम ए और कॉलम बी में दिए गए हैं, आपको यहाँ पे उनको सुमेल करना है। तो आइए देख लेते हैं, ये कॉलम ए है और ये कॉलम आपका बी है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे सुमेल करिए,
जैसे आलोचना करना, नाम लेकर बुलाना, निदान करना, किसी व्यक्ति के हेरफेर करने हेतु प्रशंसा करना। तो किस मतलब ये एक तरीके से जब समझ गए तो इसमें क्या अवकाश मिल सकता है ये आपको यहाँ पे बताना है। सिंपल सा प्रश्न है और आंसर बताइए यहाँ पे। ठीक है, चलिए बताइए। तो यहाँ पे सिंपल सा सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जैसे कि जो आपका प्रश्न संख्या यहाँ पे 11 है ना ये, इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले आलोचना करना। तो आलोचना किसी को कैसे कर सकते हैं आप बताइए पहले तो और यहाँ पे नाम लेकर बुलाना, तो सबसे पहले हम लोग दो आसान होगा उसको लेते हैं। देखिए नाम लेकर बुलाना मतलब समझे यहाँ पे तात्पर्य ये निकल के आएगा कि हाँ आप क्योंकि आप आलसी है, नाम लेकर तभी बुलाएंगे, ठीक है चलिए, नहीं तो चले जाते हैं। निदान करना में देखा जाए तो जो आपकी वास्तव में इस विषय में रुचि नहीं है, तो इसीलिए निदान करना चाहेंगे, यहाँ पे इसको बता रहा है। और फिर कह रहा है कि किसी व्यक्ति की हेर फेर करने हेतु प्रशंसा करना, तो कहने का मतलब यहाँ पे हो जाए कुछ और प्रयास करके आप और भी बेहतर कर सकते हैं, तो दो पे मिला देते हैं। और तीसरा क्या कह रहा है कि मतलब यहाँ पे आलोचना करना, तो बचा क्या कि आप कुछ भी नहीं समझते हैं, तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपको यहाँ पे ए बता रहा है, ये आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही बता रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है आपका 12वां। इसी तरीके से कह रहा है गैर मौखिक संचार का तात्पर्य। गैर मौखिक मतलब नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है उसका तात्पर्य है कि जो कुछ भी हम अपने शरीर या फिर जो भाव होते हैं, मतलब शरीर की भावनाओं, शरीर और भावनाओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इसके अंतर्गत चेहरे के भाव, आंखों से संपर्क, आवाज की टोन, शारीरिक जो हाव भाव होते हैं तथा भावनाओं और समूह में स्थिति को शामिल किया जाता है। किसमें? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। ठीक है, मतलब गैर मौखिक संचार में। इसके अंतर्गत हमारे पहनने ओढ़ने के तरीके, हमारी जो खामोशी है वो अन्य तौर तरीकों को शामिल भी किया जाता है। उपयुक्त सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित में से किसे आप गैर मौखिक संचार का उदाहरण नहीं माना, मतलब नहीं मान सकते या नहीं माना जा सकता है। तो आइए देखते हैं, जैसे कि ये आप लोगों ने देख लिया, बेसिकली उसने बता दिया कि गैर मौखिक संचार का तात्पर्य क्या होता है। अब उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर समझिए, एक कर्मचारी एक कर्मचारी कंपनी की नीति के संबंध में अपनी शिकायत को लेकर मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी है उसको एक ईमेल भेज रहा है, तो क्या ये गैर मौखिक संचार होगा? बताइए, ध्यान से सुनिएगा और मतलब समझिएगा और फिर आंसर आप लोग यहाँ पे टिक लगाइएगा। ठीक, इसके बाद आपका यहाँ पे क्या कह रहा है कि विशिष्ट अतिथि से के स्वागत के लिए सुसज्जित ढंग से किया गया या बैठने का प्रबंध। ठीक है, किसी कंपनी का अध्यक्ष अपने दोनों हाथों को बाहों के साथ मोड़कर बैठने खड़े होने की मुद्रा में अपनी वित्तीय टीम का प्रस्तुतिकरण सुन रहा है। अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के आदेश का पालन करते हुए अधीनस्थ पुलिस अधिकारी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको क्या बताना है कि कौन सा गैर मौखिक, यहाँ पे देखिए गैर मौखिक संचार का उदाहरण नहीं माना जा सकता है। कौन नहीं मान सकता बताइए? तो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा बताइए? देखिए ऊपर आप लोगों ने देखा है गैर मौखिक संचार के अंतर्गत बेसिकली सारी गतिविधियां आती है, भावनाएं आती हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर डी वाला बिल्कुल सही लग रहा है। अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के आदेश, तो आदेश थोड़ी ना देगा यहाँ पे, आदेश देगा तो एक तरीके से वो क्या हो जाएगा, आदेश देगा तो वर्बल हो जाएगा, मौखिक हो जाएगा ना भैया, क्योंकि आदेश दे रहा है वो, तो मौखिक संचार हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे एक तरीके से देख सकते हैं, अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के आदेश का पालन करते हुए अधीनस्थ पुलिस अधिकारी, तो इस तरीके से ये आपका मौखिक हो जाएगा यहाँ पे। तो गैर मौखिक का यही एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो आपका डी आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला कह रहे हैं आप एक निर्धारित समय सीमा वाले कार्य को करने में एक तरह से व्यस्त है, मतलब एक कोई ऐसा कार्य जो एक निर्धारित समय सीमा में करना है उसको, और आपका एक सहकर्मी आपके पास आकर एक प्रोजेक्ट पर जवाब देते हुए मतलब देता है कि आपके पास समय नहीं है। नहीं, यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए, फिर से सुनिए। यहाँ पे ये कह रहा है कि आप जो है यहाँ पे देखिए, आप एक निर्धारित समय सीमा वाले कार्य को करने में व्यस्त हैं और आपका एक सहकर्मी आपके पास आकर एक प्रोजेक्ट पर बातचीत करने के लिए आपसे समय मांग रहा है। आप तुरंत उसे जवाब देते हैं कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ही कम समय सीमा में अपना कार्य पूरा करना है। आपका सहकर्मी आपके व्यंग्यात्मक ढंग से बोलते हुए कि ठीक है, मैं आपके जरूरी कार्य में बाधा नहीं पहुंचाना चाहता हूं, आपके कमरे से बाहर चला जाता हूं। चूंकि हाल ही में आपने उससे कुछ मदद ली थी, इसलिए अब यह तिरस्कृत महसूस कर रहा है। आप तुरंत ही उसके जो कार्यालय है उसमें जाते हैं। आप मतलब अब आप उससे क्या बात करेंगे या फिर क्या संदेश देना चाहेंगे?
बताइए। जैसे आपके ऑप्शन ये है कि आज आप कुछ व्यस्त लग रहे हैं, ऐसा है क्या? जब आप जब आपने मेरे कार्य के ज़रूरी होने की बात की तो मुझे यह ठीक नहीं लगा। मुझे लगता है कि आप मतलब मुझे लगता है कि आप सोच रहे हैं कि आपका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और इस समय आपको मेरी ज़रूरत है। मैं एक निर्धारित समय सीमा वाला कार्य कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप इसे समझ सकते हैं तथा मैं आपसे बाद में बात करूँगा। तो बताइए क्या यहाँ पे लग रहा है आप लोगों को देख के? देखिए एक ऑप्शन पता चल गया होगा ना, ये यही तो होता है। तो 13 का आंसर यहाँ पे क्या बन सकता है? तो 13 का आंसर बताइए। प्रश्न संख्या 13 ही है ना ये? ठीक है। नहीं 14 है ना ये? देखिए आ जाए यहाँ पे। प्रश्न संख्या कौन सा? 13 है, ठीक है 13। ठीक। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका आंसर प्रश्न संख्या 13 का बता रहा है क्या? तो सी बता रहा है यहाँ पे। देखिए, मुझे लगता है कि आप सोच रहे हैं कि आपका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और इस समय आपकी मेरी ज़रूरत है। तो इस तरीके से आपका ये वाला एक तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पे बता रहा है किसके लिए? तो इसलिए आप ये तिरस्कृत महसूस कर रहे हैं, आप तुरंत ही उसके कार्यशाला में जाते हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पे संदेश देना चाहेंगे तो ये देना चाहेंगे। ठीक, चलिए। यहाँ पे कह रहा है अंतर जो आपका सांस्कृतिक संचार होता है, ठीक है, अंतर सांस्कृतिक संचार होता है जब, कब होता है? देखिए बेसिकली जब विभिन्न सांस्कृतिक मान्यताओं, मूल्यों और तौर तरीकों वाले लोग आपस में संचार करते हैं तो यही अंतर सांस्कृतिक संचार होता है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या बना? आंसर आपका यहाँ पे डी वाला बना। ठीक है, डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही लग रहा है। इस तरीके से डी आंसर लगा लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए। अगला क्या कह रहा है कि अंतर व्यक्तिक संचार कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके यहाँ पे देखा जाए तो सही है? ठीक है, देख लेते हैं। जैसे कि संचार इरादतन किया जाता है। यदि आप स्वयं को अच्छा संप्रेषण मानते हैं तो आप दूसरे से जिस तरह बात करते हैं उसमें बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। अंतर व्यक्तिक संचार कौशल आपके जो स्वास्थ्य है उसको भी प्रभावित करता है। जो मशीन है और प्रौद्योगिकी अंतर व्यक्तिक संचार कौशल के स्वरूप को बदल रहे हैं। क्या आंसर बन सकता है प्रश्न संख्या 15 का? आप लोग जल्दी से बताइए। ठीक है, यहाँ पे सिंपल समय बताना है कि अंतर्व्यक्ति संचार कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, चलिए बताइए। बेसिकली सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये रहे आपके ऑप्शन, ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखा जाए सबसे पहले संचार इरादतन किया जाता है। देखिए कभी भी संचार सदैव मतलब ये इरादतन तो थोड़ी नहीं होता, अपने इरादत से थोड़ी होता, अथवा एक मतलब स्वेच्छा से प्रकट होता है ना, मतलब एक सॉरी स्वैच्छिक भी नहीं होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका इरादतन नहीं किया जाता, ये आपका गलत हो जाएगा, पहला जो स्टेटमेंट है ये। ठीक है, फिर कह रहे यदि आप स्वयं को अच्छा संप्रेषण मानते हैं तो आप दूसरे से जिस तरह बात करते हैं उसमें बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। जिस तरीके की बात होगी, जिस तरीके से मैसेज होगा, जिस तरीके हमें वहाँ पे कम्युनिकेशन करना, उस तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे। कि ये बात सही लग रही है आपको? बताइए, ये बात सही लग रही है? नहीं सही लग रही है ना, यहाँ पे ये आएगा ही नहीं। अंतर्वैदिक जो कौशल उसमें नहीं आएगा। ठीक है, अंतर्वैदिक संचार कौशल आपके जो स्वास्थ्य उसको प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। और मशीन और प्रौद्योगिकी अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल के स्वरूप को बदल रहे हैं, बिल्कुल बदल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर 3 और 4 यहाँ पे बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, और सही आंसर भी दे रहा है 3 और 4। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ठीक है, सी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति को अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल के मौलिक सिद्धांत का विरोधी माना जाता है? कौन सी स्थिति है बताइए? यहाँ पे आंसर क्या बनेगा प्रश्न संख्या 16 का? बताइए 16 का आंसर क्या बन सकता है? देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रश्न संख्या 16 में, तो बेसिकली इसमें आपका जो ऑप्शन है सी वाला, कि एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किसी कर्मचारी को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करने से पूर्व उससे मिलने एवं उसका पक्ष सुनने से इनकार करना, एक तरीके से देखा जाए तो ये अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल के जो मौलिक सिद्धांत है उसको उसका विरोध माना जाता है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही लग रहा है ना। ठीक, चलिए। ये कह रहा है अंतर्वैयक्तिक संचार में सुधार के क्रम में प्रभावी मौखिक फीडबैक का होना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है। पता चला आप किसी को मैसेज भेजे हैं और उसने जवाब ही नहीं दिया तो आपको क्या समझ में आएगा ना, तो फीडबैक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसे रचनात्मक व्यक्तित्व सुधार माना जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मौखिक फीडबैक का एक अच्छा उदाहरण माना जाएगा? तो बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रश्न संख्या जो आपका 17 है। बेसिकली इसमें एक ऑप्शन है आपका, एक ड्रामा के निदेशक द्वारा अपने कलाकारों को यह बताना कि आज उनके अभिनय में क्या गलती थी और इसमें किस तरह सुधार किया जा सकता है। ये तो फीडबैक होता है ना, तो इस तरीके से ये ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, जैसे पहला का एक कोच का खिलाड़ियों पर गुस्सा होना क्योंकि आज उन्होंने बहुत ही निम्न स्तर का प्रदर्शन किया, ये कोई फीडबैक थोड़ी ना होगा। ठीक है, एक पिता द्वारा अपने बच्चों को यह समझाना कि उसे किस करियर का चुनाव करना है, ठीक है, ये भी नहीं है। तो इस तरीके से डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है? सिद्धांत को, जैसे कि स्वर
यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे। स्वर, आवाज की पिच, आवाज की गुणवत्ता और बोलने की दर भावनाओं को संप्रेषित करते हैं, जिन्हें संदेश की विषय वस्तु पर ध्यान दिए बिना ही सटीक ढंग से जांचा परखा जा सकता है। ठीक है, एक संप्रेषक के रूप में संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा अपने संदेश का निर्वचन करते समय आपको अपने स्वर, जो वॉइस है, आवाज की पिच, ठीक है, आवाज की गुणवत्ता के प्रभाव को लेकर संवेदनशील रहना चाहिए। अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल में के उपयुक्त सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे सही है? प्रश्न संख्या 18 का आंसर यहाँ पे आपका क्या बन रहा है? बताइए आप लोग 18 में क्या बन रहा है। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो जो अलग अलग ऑप्शन है इनमें से एक ऑप्शन कौन सा बताइए, यहाँ पे देखिए लीजिए थोड़ा सा बताइए। तो यहाँ पे यदि संदेश की विषय वस्तु को अधिक संवेदनशील ढंग से संप्रेषित किया जाए तो संदेश प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त करने हेतु अधिक अनुकूल होगा। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपके यहाँ पे बिल्कुल सही लग रहा है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 18 का दरअसल होता क्या है, जो वक्ता द्वारा अपने संदेश उचित तरीके से पहुंचाने के लिए जो स्वर, मतलब जो स्वर होता है, पीच होती है, आवाज की गुणवत्ता होती है और बोलने की दर सावधानी से ग्रहण की जानी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक, अगला कह रहा है यहाँ पे प्रश्न संख्या 19 में अगर देखा जाए थोड़ा सा, ये कह रहा है कि अनुभव, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, अनुभव एक प्रखंड विकास अधिकारी है। ठीक है, अनुभव जो है एक प्रखंड विकास अधिकारी है। वह एक ऐसी स्थिति में फंस जाता है जहां एक सरकार प्रायोजित योजना के तहत प्रत्येक प्रखंड के लिए एक निर्धारित धनराशि आवंटित की गई है, जिसका वितरण हाई स्कूल में पढ़ रही बालिकाओं के बीच छात्रवृत्ति के रूप में किया जाना है। विगत 3 वर्षों में यह धनराशि आपका वैकल्पिक हो रही है, क्योंकि न तो प्रखंड द्वारा लाभार्थियों की पहचान की गई है और ना ही ग्रामीण क्षेत्रों की बालिका छात्रों द्वारा इस संबंध में किसी जानकारी के अभाव में इसकी मांग की गई है। इस स्थिति से निपटने के लिए आपकी संचार रणनीति क्या होगी? कितना अच्छा प्रश्न है ना। बताइए क्या आपकी रणनीति होगी? तो देखा जाए, अपने अधिकारियों से सख्ती से लिखित रूप में संवाद करेंगे कि इस वर्ष की धनराशि जो वैकल्पिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति पर अपने प्रखंड के स्थित विभिन्न विद्यालयों में अभिव्यक्तिशील कार्यशाला का आयोजन करेंगे और अपने अधिकारियों को भी उसमें भाग लेने के लिए ठीक कहेंगे। ग्राम पंचायत एक विद्यालयों से अनुरोध करेंगे कि वे लड़कियों को इस योजना के बारे में तथा स्वयं उनके द्वारा छात्रवृत्ति की मांग करने के लिए क्या करें, प्रोत्साहित करें। और साथ साथ में चौथा कह रहा है कि अपने प्रखंड के प्रत्येक गांव में बालिका शिक्षा पर एक अभिव्यक्तिशील अभियान शुरुआत करेंगे। तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है? काफी अच्छा प्रश्न है ना, काफी अच्छा प्रश्न। यहाँ पे समझ के बताइए आप लोग क्या आंसर आपके यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि ये हम लोग फाइनल रिवीजन कर रहे हैं और हमें समझ के चलना है, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली अगर 19 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आंसर कौन सा, तो सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति पर अपने प्रखंड में स्थित विभिन्न विद्यालयों के में अभिव्यक्तिशील कार्यशाला का आयोजन करेंगे और अपने अधिकारियों को भी उसमें भाग लेने के लिए कहेंगे। ठीक, यही करेंगे और क्या कर सकते हैं, आज अधिकारी हम यही कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से आपका यही आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक, कौन सा बी वाला। चलिए अगला कह रहा है अंतर्वैयक्तिक संचार। यहाँ पे कह रहा है अंतर व्यक्तिक संचार के अंतर्गत वे लोग जो बहिर्मुखी, ठीक है, मतलब बाहर की ओर बात करते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, बात करना एवं सामाजिक बनना पसंद करते हैं। ठीक है, वे उच्च ऊर्जा वाले एक क्रियाशील होते हैं जो उत्साहवर्धक अवसरों को स्वीकार करते हैं। कम बहिर्मुखी लोग, मतलब अंतर्मुखी जो होते हैं बेसिकली, ठीक है, शांत होते हैं और स्वयं का साथी पसंद करते हैं। ऊपर दी गई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन अत्यधिक बहिर्मुखी लोगों की विशेषताओं को स्पष्ट रूप से बता रहा है यहाँ पे? तो आइए देखते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस तरीके से ये दी गई है, जैसे मुझे ध्यान का केंद्र बनने से कोई ऐतराज नहीं है, मैं इस परियोजना को पूर्ण करने के लिए एक सख्त कार्यक्रम का अनुसरण करने जा रहा हूं। मैं कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। यदि संभव हो तो कृपया इस कार्य को पूरा करने में मेरी मदद करें। क्या आंसर बनेगा? प्रश्न संख्या 20 का आप लोग आसानी से बताइए। बहिर्मुखी की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा, तो आपका जो 20वां वाला प्रश्न है, इसमें क्या आंसर बन सकता है आप लोग को बताइए। तो इसमें सबसे पहले आंसर की बात करो तो ये आंसर बिल्कुल सही लग रहा है, मतलब 1 और 2 मतलब समझ रहे हैं कि मुझे ध्यान का केंद्र बनने में कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि बहिर्मुखी व्यक्ति थे, मतलब वो बाहर जाके, मतलब बाहर आसपास अच्छे तरीके से बात करता है। तो ये हो जाएगा। मैं इस परियोजना को पूर्ण करने के लिए एक सख्त कार्यक्रम का अनुसरण करने जा रहा हूँ, ये भी सही है। मैं कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरीके से वो कहाँ से बात कर पाएगा, वो तो अपने में खुश रहेगा ना, तो ये तो नहीं होना चाहिए।
ये तो नहीं हो पाएगा कभी भी। और यदि संभव हो तो कृपया इस कार्यक्रम को पूरा करने में मेरी मदद करें, ये भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आपका 1 और 2 आंसर यहाँ पे सही लग रहा है। ठीक, चलिए। ये कह रहा है अरुण कुमार जो विदेश नीति अनुसंधान संस्थान में एक वरिष्ठ अनुसंधान सहयोगी हैं। उन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा उत्तरी अफ्रीका में गरीबी के प्रभाव को समझने का कार्यभार सौंपा गया और वह इस क्षेत्र के विभिन्न सांस्कृतिक अथवा धार्मिक पृष्ठभूमि, मूल्यों या विश्वास से पूर्णतः अनभिज्ञ है। ठीक है, मतलब नहीं जानते। उन्हें अनुसंधान के दौरान संचार में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए बताइए। अब ऐसी जगह आपको भेजा जा रहा है जहाँ पे उसकी संस्कृति है, कोई बेसिकली बात धार्मिक पृष्ठभूमि, या कह सकते हैं कि कुछ आप नहीं समझ रहे हैं, तो किस तरीके से वहाँ पे बात करेंगे, सिंपल सा मतलब यही है ना कहने का। यहाँ पे ये है आपके ऑप्शन, थोड़ा सा पढ़िए फिर आप लोग बताइए 21 का आंसर आपके यहाँ पे क्या बन सकता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जैसे कि उस क्षेत्र के सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वासों के बारे में सूचनाएं प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम यही करेंगे ना, यही करेंगे सबसे पहले। ठीक है, फिर कह रहा है कि आपका अनुसंधान प्रारंभ करने से पहले उन्हें अपनी गलती धारणाओं, पूर्वाग्रहों का जड़ विचारों को स्पष्ट कर लेना चाहिए। ये भी कर सकते हैं हम लोग। फिर कह रहा है अपने पूर्व के अनुसंधान कार्य की तरह इस बार भी उन्हें क्रमिक ढंग से कुछ प्रश्न तैयार करने चाहिए। नहीं, ये नहीं है, क्योंकि बेसिकली वो ऐसी जगह जा रहे हैं, जो पहली जगह गए थे वो अलग जगह थी, ये अलग जगह है। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो आपका डी वाला आंसर सही लग रहा है। ठीक है, डी वाला आपका आंसर यहाँ पे क्या है तो सही लग रहा है। ठीक, चलिए। अब अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल में शोर शब्द का मतलब किसी संदेश के अर्थ को बिगाड़ने से होता है। मतलब शोर बेसिकली जो नॉइस होता है एक तरीके से क्या होता है, तो इसमें जो आपका अंतर्वैयक्तिक संचार होता है उसमें ये खराब करता है कुल मिला के। ठीक है, ये आपका मतलब होता है। शोर बेसिकली मानसिकता, रूढ़िबद्धता या फिर गलत मान्यताओं या फिर प्रेषक व जो प्राप्तकर्ता उसके गलत व्यवहार के कारण उत्पन्न हो सकता है। संवाद के दौरान शोर को रोकने के लिए, जब आप बात कर रहे हैं किसी से, तो उस दौरान शोर को रोकने के लिए प्रेषक और जो आपका प्राप्त करता है, मतलब जो बात कर रहा है, जिससे बात हो रही है, कि कौन सी रणनीति अपनी मतलब अपनानी चाहिए कि किस तरीके से शोर एक तरीके से बाधा ना बने ना, यही है ना मतलब। ठीक है, तो 22 का आंसर बताइए यहाँ पे क्या आपका आंसर बन सकता है। प्रश्न संख्या 22 का जो आंसर वो क्या बन सकता है। ठीक है, देखा जाए यहाँ पे ये इस तरीके से, जैसे यहाँ से देख रहे थे, देखिए संचार में किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से बचने के लिए संचार से पूर्व आंकड़ों को व्यवस्थित करना। तो ठीक है, देखिए पूर्वाग्रह आ जाएगा, तो इस तरीके से अगर आप लोगों को मैं बताऊं, पूर्वाग्रह एक ऐसी चीज होती है जो बाधा उत्पन्न कर देती है। पता चला हम उनसे बात कर, हमको पहले ही बताया भैया जो आप तुम बोलना चाहोगे हमको पता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्वियस सी बात है, बात कहाँ सही होगी, नहीं बात सही हो पाएगी ना। तो इस तरीके से ये आपका हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक, यहाँ पे क्या बताना कि दौरान प्रतिप्राप्तकर्ता रणनीति अपनानी चाहिए। ठीक है, तो संचार में किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से बचने के लिए संचार से पूर्व आंकड़ों को व्यवस्थित करना चाहिए। ठीक है, सही बात है, पूर्वाग्रह से बचना चाहिए। सुनने और बोलने दोनों पर ही एक समान बल देना चाहिए। ठीक, ये भी सही लग रहा है, सही लग रहा है ना। ठीक है, जिस व्यक्ति से आपको बात करनी है उसके व्यक्तित्व के अनुसार इस बात की तैयारी करना कि आपको क्या बोलना है। तो एक तरीके से देखा जाए ये नहीं हो सकता, तीसरा नहीं होगा। दूसरे व्यक्ति के मूलभूत मूल्यों, जो प्रेरणाएं हैं और आपका मान्यता है उसको समझना एवं स्पष्ट करना। ठीक है, तो 1, 3, 1, 2 और 4 आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही रहा। तो सी आंसर आपका बता भी रहा है, सी आंसर आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। प्रश्न संख्या आपका यहाँ पे 22 के लिए ना, 22 के लिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखा जाए 23वां प्रश्न। काफी बड़े बड़े प्रश्न है, बट कोई बात नहीं, समझदारी यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, आपके माता पिता तथा परिवार के कुछ और वरिष्ठ सदस्य उसकी मतलब उनकी इच्छा के विपरीत आपके द्वारा अब अपनी नौकरी के संदर्भ में लिए गए स्वतंत्र निर्णय से नाराज है। वे चाहते कि आप उनके पास रहकर पारिवारिक व्यवसाय है संभालें, पर आपने अपने स्थान से दूर एक नए शहर में नौकरी करने को वरीयता दी है ताकि आप नए प्रकार के अनुभव तथा क्षमताओं को अर्जित कर सकें। अब आप दूसरे शहर में अकेले तथा परिवार को अपना पक्ष समझाना चाहते हैं, किंतु परिवार के सदस्य आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में उनसे संवाद कायम रखने के लिए आप निम्नलिखित में से इन माध्यमों की वरीयता यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो जैसे कि हस्तलिखित पत्र भेजना जिसमें आपके निर्णय के मूल में स्थित कारणों की विस्तृत व्याख्या की गई हो, ईमेल करना जिसमें आपके निर्णय के मूल में स्थित कारणों की विस्तृत व्याख्या की गई हो, या फिर फोन पर अपनी माता या फिर पिता से लंबित बात करने की कोशिश करना, उनके मोबाइल फोन पर मैसेज भेजना तथा क्षमा के लिए निवेदन करना, साथ ही अपने निर्णय के पीछे स्थित कारणों की व्याख्या करना। क्या आपका आंसर बन सकता है यहाँ पे बताइए। प्रश्न संख्या 23 का 23 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बन सकता है बताइए। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे
तो यहाँ पे क्या करना है, क्रम के हिसाब से लगाना है ना, वरीयता क्रम। यहाँ पे देखिए वरीयता क्रम के हिसाब से लगाना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या कर, मतलब वो इंसान क्या करेगा, जिस तरीके से चीज़ आप लोगों ने ऊपर पढ़ी उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले हस्तलिखित पत्र भेजना, जिसमें आपके निर्णय के जो मूल हैं उसमें स्थित कारणों की विस्तृत व्याख्या की गई है। तो 1 नंबर पहले पे आना चाहिए, ठीक है, 1 नंबर पहले पे आना चाहिए। फिर क्या करेंगे, तो फ़ोन पर अपनी माता पिता से लंबी बात करना, मतलब करने की कोशिश करेंगे ताकि वो लोग चीज़ों को समझ सकें। फिर क्या करेंगे, फिर एक तरह से उनके मोबाइल फ़ोन पर मैसेज भेजना तथा क्षमा के लिए निवेदन करना, साथ ही अपने निर्णय के पीछे स्थित कारणों की व्याख्या करना। ठीक है, 4 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक, ठीक है। इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद अगर देखा जाए तो ईमेल करना, जिसमें आपके निर्णय के मूल में स्थित कारणों की विस्तृत व्याख्या की गई है। तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। तो 1 3 4 2 होना चाहिए, तो 1 3 4 2 आपका यहाँ पे डी पे आ रहा था, डी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए चलिए, यहाँ पे कह रहा है आप एक जिले के जिलाधिकारी हैं, मतलब जिलाधीश है, ठीक है। आपको जिले में या जिले के सिविल अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने सूचित किया है कि उनके पास पोलियो के कुछ ताज़ा मामले आए हैं। पल्स पोलियो अभियान की विफलता के सूचक हैं। आपको पुनः जिले के सभी निवासियों को प्रेरित करना है कि आप पल्स पोलियो अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें तथा अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन की खुराक जरूर दिलाएं। आप जिले के निवासियों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से संचार माध्यम की मदद लेना चाहेंगे, जैसे कि रोचक विज्ञापन फिल्मों का निर्माण कराकर स्थानीय टीवी चैनलों पर उनका प्रदर्शन कराएंगे, अखबारों में विज्ञापन देंगे, रिक्शा जैसे कुछ वाहनों पर लाउडस्पीकर लगवाकर शहर भर में घोषणा करवाएंगे स्थान, और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन क्या बन रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कुल मिला जुला के यहाँ पे क्या करना है, क्या करना चाहेंगे, ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए क्रम आपसे पूछ रहा है कुल मिला जुला के, ठीक है। तो 24 का आंसर क्या बन सकता है बताइए, 24 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बन सकता है, ए आंसर आप लोग लगा लीजिए, ए, ठीक, ए आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप क्या कह रहा है देख लेते हैं। निम्न प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में विचार करें, जैसे कि आपके द्वारा दिए जाने वाले पर्यवेक्षण की प्रकृति वस्तुनिष्ठ ना होकर आत्मनिष्ठ हो तो वह बेहतर लाभ सुनिश्चित करेंगे। ऊर्ध्वगामी तथा आपका जो अधोगामी संचार है उसकी तुलना में क्षैतिज संचार को अधिक महत्व देना चाहिए। बताइए क्या आंसर आपका बन सकता है प्रश्न संख्या 25 के लिए, ठीक है। बताइए यहाँ पे क्या आंसर बन सकता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे बता रहा है दोनों में से कोई नहीं। सबसे पहले ये कह रहा है कि निम्न प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में विचार कीजिए। आपके द्वारा किए जाने वाले पर्यवेक्षण की प्रकृति वस्तुनिष्ठ ना होकर आत्मनिष्ठ हो तो बेहतर लाभ सुनिश्चित होगा, नहीं है तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। फिर कह रहा है आपको यहाँ पे कि ऊर्ध्वगामी तथा अधोगामी संचार की तुलना में क्षैतिज संचार को अधिक महत्व देना चाहिए, नहीं वो तो एक तरीके से तरीके के हिसाब से होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखा जाए तरीके के हिसाब से होता है, ये भी आपका गलती यहाँ पे लग रहा है, ठीक, ये भी आपका नहीं होगा। तो प्रश्न संख्या जो आपका 25 है ना, 25 में आपका दोनों लगता है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली जो प्रशासनिक आपका संप्रेषण होता है वो कैसा होता है, तो अधोगामी संचारी, उसमें अधोगामी संचार का महत्व दिया जाता है। बेसिकली जो आपका एक तरीके से यहाँ पे जिसकी बात क्षैतिज संचार की बात हो रही है, ये नहीं होगा ना, एक अधिकारी है भैया तो उससे नीचे कैसे बात होगी, अधीनस्थ उससे नीचे होंगे, तो इस तरीके से चेन बनी होगी ना, उस चेन के हिसाब से बात होगी। तो यहाँ पे आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। प्रशासनिक जो आपकी अभियोग्यता वाले व्यक्ति में निहित होगा या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए, 26 का आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पे। तो बेसिकली अगर देखा जाए 26 का आंसर आपको यहाँ पे क्या बनना चाहिए, तो आपका यहाँ पे देखा जाए बी, मतलब 1 और 3 आपका निहित होना चाहिए। कहने का मतलब क्या, तो व्यक्ति की तार्किक निगमन की क्षमता बेहतर होनी चाहिए, ठीक। और आपको यहाँ पे देखा जाए तो व्यक्ति की दी गई परिस्थितियों में बेहतर निर्णयकर्ता साबित होना चाहिए, ये आपका हो सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या कह रहा है कि आपको एक पागल को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप एक ड्राइवर के साथ पागल को कार से ले जाते हैं, लेकिन रास्ते के बीच सुनसान जगह पर कार टकरा जाती है, जिससे ड्राइवर और आप घायल हो जाते हैं एवं संचार साधन भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच एक बाइक सवार उधर से गुजरते हैं, आपके पास पहुंचता है और आपको मदद देने की कोशिश करता है। आपको मतलब जो कि सिर्फ एक व्यक्ति को ही शहर तक ले जा सकता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप सिंपल सा यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप ड्राइवर को बाइक पर बैठा देंगे, ठीक।
बी बता रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। 27 का आंसर क्या बता रहा था आपका यहाँ पे, बी बता रहा है। चलिए अगला कह रहा है संप्रेषण को एक जटिल गतिविधि माना जाता है इस वजह से जब कभी भी दो व्यक्ति या दो माध्यम परस्पर अंतःक्रिया करते हैं तो हमेशा समस्या होती है। इनमें से किसको अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल में संप्रेषक बाधा माना जाता है, मतलब बाधक माना जाता है। कुल मिला के आपसे ये पूछ रहा है, जैसे कि बोध और भाषा में अंतर, कमजोर श्रवण कौशल, शैक्षिक स्तर में अंतर, जो भावनात्मक दखल अंदाजी है, हस्तक्षेप इसमें, ठीक है। तो क्या आंसर, और यहाँ पे सांस्कृतिक विभेद है, आर्थिक स्थितियों में अंतर है, बहुत सारी चीजें, पदोत्पादन क्रम में अंतर है, भौतिक विषय आपके यहाँ पे क्या है, इसका असर। बताइए आपका आंसर यहाँ पे क्या बन सकता है प्रश्न संख्या 28 के लिए। तो आपका आंसर यहाँ पे बन सकता है सी। सी मतलब समझ रहे, 1 2 4 और 5। कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल से देखा जाए 8 होगा, भौतिक विश्लेषण हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो क्या पदोत्पादन क्रम में अंतर, ये कोई जिम्मेदारी यहाँ पे मतलब व्यक्ति से बाधा नहीं करेगा ये, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जैसे कि आर्थिक स्थिति में अंतर, ये कोई बात थोड़ी नहीं होगी। उसके पास ज्यादा पैसा है तो आप मतलब एक लोग के पास पैसा ज्यादा, एक के कम है तो आप बात नहीं कर पाएंगे। हाँ, सांस्कृतिक विभेद के कारण बातचीत में एक से बाधा उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। बोध और भाषा के अंतर में, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे भाषा तो कहाँ से अच्छे से बात कर पाएंगे, ठीक है। और कमजोर एक तरह से जो श्रवण कौशल वो भी हो सकता है, शैक्षिक अंतर भी हो सकता है, ठीक है। और आपका भावनात्मक दखलंदाजी भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या बन गया, तो आपका सी बन गया। संप्रेषण का एक मानक रेखीय प्रतिरूप नीचे दिया गया, जैसे कि सूचना स्रोत आपका संदेश है, फिर ट्रांसमीटर है, फिर इसे माध्यम है, इस तरीके से आपको यहाँ दिया गया। जब कोई संदेश या सूचना एक वास्तविक स्रोत से रिसीवर को भेजी जाती है तो किस माध्यम से इसके भटकने, विकृत होने अथवा बदलने की संभावना होगी, बताइए। 29 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बनेगा, तो 29 का आंसर आपका बनेगा माध्यम अथवा जो चैनल होता है इस चीज से ना, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे बी बन जाएगा, ठीक है। बी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला कह रहा है कि यहाँ पे ये अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में आपको एक जनजातीय जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र में जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको पता चलता है कि जनजातियों का जो साक्षरता स्तर है राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है। इन जनजातियों को शिक्षित करने के लिए आप संप्रेषण के निम्नलिखित में से किन उपायों को सब अपनाएंगे, यहाँ पे बताइए। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से, फिर बताइए क्या आपका आंसर बन सकता है। प्रश्न संख्या आपका यहाँ पे 30 के लिए, तो 30 का आंसर बनेगा आपका बी। बी मतलब समझ रहे यहाँ पे क्या है, तो 1 2 3, 1 2 3 मतलब यहाँ पे समझ लिए इस हिसाब से जल्दी से। तो क्या करेंगे, एक सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, ठीक है, सही बात है, बिल्कुल करेंगे। फिर यहाँ पे उन्हें शिक्षा के फायदे के बारे में बताएंगे, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे जनजातीय नेताओं से व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे ताकि वे जनजातीय सदस्यों को शिक्षा के महत्व को समझा सके, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इस तरीके से 1 2 3 आपका आंसर यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे क्या अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकती है, कैसे कैसे आप जो अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण करें किसी से, उसकी प्रभावशीलता को मतलब उसके प्रभाव को बढ़ा सकते हैं, कैसे। तो 31 का आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए। 31 का आंसर दूसरों के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त करने में अधिक उदारता दिखाना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, तो हमारी बात करने का तरीका अधिक ही प्रभावशील हो सकता है, ठीक है, मतलब अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण प्रभावशील हो सकता है। चलिए यहाँ पे बहुत बड़ी चीजें दी गई हैं, कोई बात नहीं, जल्दी से देख लेते हैं। 32 का आंसर आपका बी बता रहा है। 1 और 3 आप लोग देख लीजिएगा, ठीक, 1 और 3। अब यहाँ पे कह रहा है जन कौशल और मृदु कौशल, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जन कौशल और मृदु कौशल जैसी शब्दावलियां अक्सर किसी व्यक्ति के अंतर व्यक्तिक योग्यता का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाती हैं। आपके विचार से एक प्रशासनिक शब्द जो पद होता है उसमें कौन से जन कौशल आवश्यक रूप से निहित होने चाहिए, जैसे कि आधिकारिक आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, निश्चयात्मक नकारात्मक प्रतिपुष्टि कौशल, फिर श्रवण कौशल, अत्यधिक अनुशासित, या फिर अनुरोध करना, ठीक। क्या हो सकता है 33 का आंसर बताइए आप लोग यहाँ पे। तो सी आंसर आपका बिल्कुल सही बता रहा है, मतलब आपका 2 3 आपका 4 और 6, ठीक है। मतलब आपका यहाँ पे क्या हो सकता है, निश्चयात्मक हो सकता है। फिर आपको यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाता है, नकारात्मक प्रतिपुष्टि कौशल हो सकता है। फिर आपको यहाँ पे चौथा देखा जाए तो क्या कह रहा है, श्रवण कौशल हो सकता है। फिर आपका छठा अनुरोध करना, ये हो सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि सिद्धांत जैसे प्रभावी संचार एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है, मतलब दोनों माध्यम से होना, ठीक है। और ये संवाद स्थापना पर बल देता है। एक प्रशासक के रूप में एक व्यक्ति प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों की स्थिति में होता है, कब, बताइए। 34 का आंसर क्या बन सकता है। बेसिकली 34 का आंसर आपका बनेगा कि एक प्रेषक के रूप में एक कुशल संचारकर्ता को अपनी इच्छा और मत के अनुसार संदेश को परिवर्तित करने में योग्य होना चाहिए। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रभावी अंतर्व्यक्तिक जो आपका यहाँ पे संचार है के बाधकों में से एक बाधा सांस्कृतिक विभेद है, ठीक है, सही बात है। और ये तब उत्पन्न होती है जब विभिन्न संस्कृति के दो लोग संचार करते हैं। वे प्राय एक दूसरे की संस्कृति को नहीं समझते हैं और वे एक दूसरे को
जो कि सही अर्थ में संप्रेषित करने का प्रयास करते हैं उसका वे गलत अर्थ लगा सकते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन संचार में सांस्कृतिक विभेद को श्रेष्ठतम रूप से स्पष्ट करता है, आपको सिंपल से ये बताना है। तो 35 का आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सी बता रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे देखा जाए तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे निधि जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ना, यहाँ पे देखिए निधि जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ने लड़कियों में प्रथम स्थान पाया। उसने भेल में अपनी प्रथम नौकरी प्राप्त की जहां उसके सभी सहकर्मी पुरुष है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो सकता है, तो यहाँ पे ये आंसर सही लग रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या करना हमें, तो यहाँ पे हमें सुमेल करना है कुल मिला जुला के। ठीक है ना, तो आइए सुमेल कर लेते हैं। जैसे कुछ आपके यहाँ पे ये चीज़ें दी गई हैं। तो प्रश्न संख्या ये 36 है। 36 में देखते हैं 36 का आंसर क्या बना है यहाँ पे, 34 का आंसर ए बन रहा है। ए मतलब यहाँ पे RSQP आपका यहाँ पे है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, जिस तरीके से देखिए अंतर्वैयक्तिक कौशल, दूसरों के साथ सहयोग करना, तो यहाँ पे बांध निर्माण के लिए एक प्रोजेक्ट पर कार्य करना, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रहा था, आर दे रहा था ना यहाँ पे। ठीक है, फिर कह रहा है कि निर्णय निर्माण कौशल, समस्या समाधान करना और निर्णय निर्माण करना, तो एक तरीके से क्या हो सकता है यहाँ पे, एस हो सकता है। एस मतलब आपका यहाँ पे दंगा प्रभावित शहर को कानून जो व्यवस्था बनाना, आजीवन सीखने का कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, तो आपका यहाँ पे की हो सकता है, मतलब ई गवर्नेंस पर एक कृषि कार्यशाला में भाग लेना, संचार कौशल समझ के साथ पढ़ना, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे पी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे पी हो सकता है। चलिए अब थोड़ा सा छोटे छोटे जो प्रश्न उनको हम लोग करेंगे ना, बड़े बड़े प्रश्न को स्किप कर देंगे। ठीक, ऐसे प्रश्न देखते हैं जो आपके एग्जाम में यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, देखिए एक प्रशासक के अनिवार्य घटक क्या है, एक जो प्रशासक उसका अनिवार्य घटक क्या हो सकता है, बताइए। प्रश्न संख्या 41 का आंसर क्या हो सकता है, तो बेसिकली ईमानदारी, क्षमता और प्रभावशीलता, यही तो हो सकता है ना। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का अंग नहीं है, मतलब एक तरीके से कम्युनिकेशन का यहाँ पे देखा जाए तो अंग नहीं है, बताइए। ये पीसीएस में सब आप पीसीएस के चलेंगे। 42 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइए। तो यहाँ पे आंसर जैसे कि माध्यम तो हो सकता है, संचरण भी हो सकता है, सूचना भी हो सकता है, जीवन मूल्य दृष्टि, ये कोई यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है, तो बी आपका आंसर यहाँ पे एक तरीके से नहीं हो सकता। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 43 का आंसर क्या बनेगा, बताइए आप लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे पूर्वानुभूति, बहिर्मुखता, संवेगात्मक अस्थिरता, सत्तावादिता, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो 43 का आंसर आपके यहाँ पे पूर्वानुभूति तो होगी। पूर्वानुभूति बेसिकली अगर देखा जाए पूर्वानुभूति की अगर बात होगी तो ये बेसिकली सामाजिक रूप से वंचित जो व्यक्ति उनके लिए उचित निर्णय लेने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। किसी संगठन में अधिकारी तथा अधीनस्थों के मध्य नियमित अंत्यक्रिया का सबसे बड़ा लाभ यह है कि क्या, बताइए। यहाँ पे ये होगा प्रश्न संख्या 44 का आंसर कि यह प्रभावी निर्णय निर्माण को सुगम बनाती है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला कह रहा है आपके यहाँ पे देखा जाए, कह रहा है कि उच्च अनुरूपता समूह के लिए किए गए अतार्किक निर्णय कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, बताइए। 45 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 45 का आंसर अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहें तो आपका यहाँ पे समूह सोच ना, समूह सोच आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहा है निर्णय लेने में या निर्णय लेने की कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी है, निर्णय लेने की कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी है, निष्क्रिय, आक्रामक, दृढ़ता परक या फिर निष्क्रिय आपकी आक्रामक, क्या हो सकती है, बताइए। 46 का आंसर क्या हो सकता है। बेसिकली अगर आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो उसमें कौन सी पद्धति सर्वाधिक होगी, आप दृढ़ता परक हो ना, निश्चित हो, तो इस तरीके से आपका आंसर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही लग रहा है यहाँ पे। तो 46 का आंसर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित नहीं है, जो कक्षागत संप्रेषण उसमें सम्मिलित नहीं है। जैसे कि अगर बात करें 47 में तो यहाँ पे प्रत्यक्ष संप्रेषण, मौन संप्रेषण, औपचारिक संप्रेषण या फिर अनौपचारिक संप्रेषण, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षागत मतलब श्रेणी वाइज ना, तो उसमें अनौपचारिक संप्रेषण कहाँ से आएगा। अनौपचारिक संप्रेषण तो एक तरीके से देखा जाए इनफॉर्मल वे में होता है, तो ये नहीं हो सकता ना, आपका बी आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही बन जाएगा, ये सम्मिलित नहीं होगा ना। 47 का बी आंसर बनेगा। ठीक, चलिए किस उद्देश्य हेतु वृत्ताकार जो संचार सर्वाधिक उपयुक्त होता है, वृत्ताकार मतलब इस तरीके से आपका जो संचार हम लोग करते हैं, मतलब यहाँ पे आदमी बैठे, यहाँ पे बैठे, इस तरीके से बैठे ना, तो ये किसके लिए सबसे उपयुक्त होता है,
तो सदस्य असंतुष्टि के लिए, सक्षम निर्णय प्रक्रिया के लिए, सूचनाओं के सक्षम अंतरण के लिए, सदस्य संतुष्टि के लिए। क्या आंसर बनेगा 48 का? तो ऑब्वियस सी बात है, सूचनाओं के सक्षम अंतरण के लिए, मतलब सभी अधिकारी यहाँ पे बराबर समतुल्य बैठे हैं, तो इसलिए ऐसा हो सकता है। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी वाला ना। 48 का आंसर आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, 49 कह रहा है शून्य को सर्वाधिक अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है कब? शून्य को अच्छी तरीके से परिभाषित कब कर सकते हैं हम लोग? बताइए 49 का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? तो संचारित की गई सूचना को अग्रसित मतलब अग्रसारित करना। ठीक है, तभी तो हो सकता है ना। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ क्या बनेगा? आपका आंसर यहाँ पे सी बनेगा। सी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, अगर बात करें, मान लीजिए शून्य को सर्वाधिक अच्छी तरह से हम परिभाषित ऐसे कर सकते हैं जब हम किसी से मान लीजिए सभा या सम्मेलन में वक्ता द्वारा कही गई बात का सही अर्थ निकालने में सक्षम होते हैं, तभी तो हम एक तरह से क्या कर ले रहे हैं, तो शून्य का सर्वाधिक अच्छी तरह से मतलब परिभाषित कर पाएंगे ना। तो संचारित की गई सूचना को अग्रसारित करना। ठीक है, यही करना, मतलब अपने ऊपर ले ले, मतलब सही से समझ जाना। ठीक, 49 का आंसर सी सही लग रहा है। ठीक, चलिए 50 कह रहा है आपका प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं? मतलब यहाँ पे प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं? बताइए 50 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे बेसिकली एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना, यही तो होता है ना। प्रतिक्रिया तब देते, फीडबैक तभी तो देखें देते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो। बेसिकली प्रतिक्रिया देने से हम क्या समझते हैं? तो जब हम किसी वक्ता या फिर नेता के भाषण को सुनते हैं, तो सुनने के पश्चात उनकी जो बातें हैं, उनकी जो प्रतिक्रिया दे, मतलब उनकी बातों की जो प्रतिक्रिया देते हैं, चाहे वो प्रतिक्रिया नकारात्मक या सकारात्मक कैसे भी हो, ठीक है, इसी के समझ में आता है कि उनकी बातों को हम लोगों ने किस तरीके से समझा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षैतिक संप्रेषण का एक प्रकार है? क्षैतिक संप्रेषण का एक प्रकार बताइए यहाँ पे। चलिए बताइए 51 का आंसर आपके यहाँ पे क्या हो सकता है? तो बेसिकली जो आपका यहाँ पे पारस्परिक संप्रेषण होता है, यही आपका आंसर ये हो जाएगा। ये इसी तरीके से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो 51 का आंसर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। ठीक, अगला कह रहा है अधोलिखित में से कौन सा विकल्प शाब्दिक संवाद को इंगित करता है? शाब्दिक संवाद होता है उसको इंगित करता है, बताइए। 52 का आंसर आपके यहाँ पे क्या बन सकता है? तो 52 का अगर आंसर यहाँ पे देखना चाहें तो हम लोग प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया, तो एक तरीके से ये कैसा हो सकता है? शाब्दिक हो सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे बेसिकली ए वाला बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, अगला कह रहा है आपके यहाँ पे देखा जाए कि हाव भाव द्वारा संप्रेषण संबंधित है। अब जो हाव भाव द्वारा होता है, तो इस तरीके से संप्रेषण में आप लोग पढ़े होंगे। बेसिकली यहाँ पे मेरे पास समय नहीं है तो आप लोगों को पढ़ा दिया होता। थोड़ा सा क्या होता है संप्रेषण में, जैसे काइनेक्स होता है, आपका प्रोक्सिमिक्स होता है, पैरालैंग्वेज होता है, अशाब्दिक, ये सब होते हैं। तो बेसिकली हाव भाव के द्वारा जो संप्रेषण आपका संबंधित होता है, ये किससे संबंधित यहाँ पे होता है? 53 का आपसे यहाँ पे आंसर पूछा, बताइए। तो बेसिकली 53 में आपका आंसर क्या बनेगा? तो अशाब्दिक आपका व्यवहार होता है। ठीक है, ये आपका नॉन वर्बल होता है। ठीक है, अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का रूप नहीं है? इनमें से कौन सा संप्रेषण का रूप नहीं है? साक्षात्कार, मनोरंजन, उपन्यास पढ़ना, संवाद, सामाजिक अंतःक्रिया। देखिए मनोरंजन, उपन्यास पढ़ना तो ये अपने से आप कर रहे हैं, तो इसमें क्या संचार कर रहे हैं ना, ये अपने लिए आप पढ़ रहे हैं। तो अभी सी बात है, बी आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि संप्रेषण के प्रक्रम में अंतिम चरण क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? देखिए, अगर चयन बनाना चाहो मैं आप, तो इस तरीके से संदेश होता है। सबसे पहले संदेश होता है ना, फिर उसको कोडिंग करते हैं, तो संकेतन करते हैं। समझ लीजिएगा, ये यहाँ से कन्फ्यूजन होता है, तो ये तो गलत जाता है। फिर आपको क्या करेंगे, उसको हम भेजेंगे, जिसको मैसेज करे तो उसको भेजना पड़ेगा। फिर वो क्या करेगा? इनकोडिंग करेगा। तो वी आपका क्या कहते हैं? संकेतन करता है, वो वी संकेतन करता है। वी संकेतन करता है। डिकोडिंग मतलब यहाँ पे इनकोडिंग, यहाँ पे डिकोडिंग करेगा। ठीक है, मतलब वही अंग्रेजी देख लीजिएगा। फिर क्या होगा? प्राप्तकर्ता होगा, प्राप्तकर्ता। ठीक है, और इन सबके मध्य आपका एक तरीके से यहाँ से यहाँ फीडबैक आना चाहिए ना, इसको क्या कहते हैं? तो प्रतिपुष्टि कहते हैं। प्रति आपकी यहाँ पे पुष्टि कहते हैं। तो इस तरीके से ये संचार होता है। ठीक है, प्रभावी संप्रेषण का ये चक्र होता है। तो अंतिम आपका चरण यहाँ पे क्या हो सकता है? प्रतिपुष्टि हो सकता है ना, मतलब फीडबैक जो होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या लगा सकते हैं आप लोग? यहाँ पे आंसर आप लोग लगा सकते हैं, यहाँ पे देखा जाए तो डी। डी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला कह रहा है अभी तक सभी मनुष्य जो मेरे संपर्क में आए हैं स्वार्थी हैं, अतः यूँ मैं यह अनुमान क्यों ना लगा लूँ कि मनुष्य स्वार्थी है? इसमें निहित तर्क दोष क्या है? आपको ये बताना है। बताइए 56 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बन सकता है? तो 56 का आंसर अगर देखा जाए यहाँ पे, तो आपका क्या बन सकता है? बताइए आप लोग। तो बन सकता है बी, मतलब अवैध सामान्यीकरण है। ठीक है, कोई वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है। यदि यह तर्क वाक्य सत्य है तो सभी दार्शनिक वैज्ञानिक हैं। इस तर्क वाक्य की सत्यता अथवा असत्यता के संबंध में क्या कहा जा सकता है? बताइए। प्रश्न संख्या 57 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बन सकता है? जैसे कोई वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है, और यदि यह तर्क वाक्य सत्य है तो सभी दार्शनिक वैज्ञानिक है। ये असत्य बात हो रही है यहाँ पे, कुल मिलाकर असत्य। ठीक है, अगला कह रहा है कि बहुत से लोग बिस्तर पर मर जाते हैं, अतः एवं बिस्तर पर नहीं लेटना चाहिए। इसमें निहित तर्क दोष क्या है?
तो बताइए यहाँ पे 58 का आंसर यहाँ पे क्या बन सकता है? 58 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बन सकता है? तो यहाँ पे अनिरीक्षित तथा अवैध ये समानीकरण है। कुल मिला के यहाँ पे इस तरीके का प्रश्न है तो समानीकरण आप लोग आंसर लगा सकते हैं, ज्यादातर सही होता है। वह अवश्य अत्यंत अच्छा आदमी है क्योंकि उसके बोलने के ढंग से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। इसमें निहित तर्क दोष क्या है बताइए? 59 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 59 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा तो बताइए? यहाँ पे बन जाएगा अर्थांतर दोष। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका अर्थांतर दोष होता है, तर्क दोष होता है, मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति जिसका उद्देश्य किसी विशेष निष्कर्ष की प्रतिस्थापना करना या फिर किसी अन्य निष्कर्ष को सिद्ध करने के करने के लिए दी जाती है तो वो आपका अर्थांतर दोष होता है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो सकती क्योंकि यदि ऐसा होता तो डॉक्टर उसे संसूक्त नहीं करते। इनमें निहित तर्क दोष क्या है? ये सब रख लीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 59 का आंसर क्या बनेगा बताइए? 59 का आंसर आपका बनेगा ए, मतलब चतुष्पदी है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए हुआ ये बेसिकली होता क्या है, प्रश्न संख्या 60 में देखा जाए तो यहाँ पे ये कह रहा है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो सकती क्योंकि यदि ऐसा होता तो डॉक्टर उसे संतुष्ट ना करते। तो एक तरीके से यहाँ पे सीधे रख लीजिएगा, चतुष्पदी है ये। ठीक, अगला कह रहा विश्वविद्यालय सीखने का मंदिर है अतएव इसमें राजनीति के लिए स्थान नहीं है। इसमें निहित तर्क दोष क्या है बताइए? तो इसमें निहित तर्क दोष एक तरीके से क्या हो सकता है? अक्सर का आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है बताइए? तो हो सकता है आपका यहाँ पे यही अर्थांतर। ठीक है, अगला कह रहा 13 एक संख्या है, 6 और 7 13 होते हैं अतएव 6 अथवा 7 एक संख्या है में निहित तर्क दोष क्या है बताइए? 62 का आंसर आपको यहाँ पे क्या बन सकता है? तो विग्रह की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी? विग्रह। शेक्सपियर के सभी ग्रंथ एक दिन में नहीं पढ़े जा सकते। हैमलेट शेक्सपियर का एक ग्रंथ है अतः हैमलेट एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता। यही बात है ना। तो निहित तर्क जो दोष है वो आपका एक तरीके से यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा है आप लोग को? यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं विग्रह की बात हो रही है। युद्ध का लक्ष्य अस्थायी शांति है अतएव सैनिक सर्वोत्तम शांति बनाने वाले हैं। इसमें निहित तर्क दोष आपका क्या हो सकता है? तो 64 का आंसर आपका यहाँ पे आत्माश्रय हो सकता है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्रविधियों की प्रक्रिया कहलाती है क्या? तो 65 का आंसर आपके यहाँ पे क्या बन सकता है? तो बन सकता है आपका सी, निर्णय लेना। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया है बताइए? प्रश्न संख्या 66 का आंसर आपके यहाँ पे क्या बन जाएगा? तो 66 का आंसर अगर देखा जाए यहाँ पे तो बन जाएगा आपका यहाँ पे समझौता पाने की जो अक्षमता होता है। बेसिकली अगर देखा जाए थोड़ा सा यहाँ पे तो संगठन में जो द्वंद्व समाधान होता है इसके लिए महत्वपूर्ण मामलों को पहचानना और आपका अनुक्रिया करना, भूलने और विस्मृत करने और साथ साथ क्षमा करने की तत्परता तथा यह विश्वास कि दोनों पक्षों के हितों की रक्षा की जा सकती है महत्वपूर्ण तरीके से। महत्वपूर्ण तरीके हैं जिनको एक समझौते पाने की क्षमता से अस्वस्थ अनुक्रिया कर सकते हो। कुल मिला के समझौते पाने की क्षमता से। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतर्वैयक्तिक संबंध जो होता है अंतर्वैयक्तिक संबंध व्यक्त करने में नहीं किया जाता है? तो ये तो ऊपर प्रश्न था, आप लोगों ने काफी अच्छे से इसका आंसर भी दिया। 67 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा जीवन कौशल। ठीक, चलिए सहानुभूति के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? सहानुभूति और सहानुभूति दोनों समान है। ठीक है, व्यक्ति में दूसरों की भावनाओं को समझना सहानुभूति कहलाता है। बताइए 68 का आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है? 68 का आंसर यहाँ पे आपका सिंपल सा क्या हो सकता है? तो बी हो सकता है, केवल 2। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो ये सहानुभूति है ना, सहानुभूति इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि दूसरों की भावनाओं या फिर अनुभूति को समझने, उन्हें महसूस करने की क्षमता को। और सहानुभूति क्या होती है? तो सहानुभूति में दुखी व्यक्ति से अपने को जोड़ने, मतलब कोई दुखी व्यक्ति है उसको अपने से जोड़ते हुए उस जो अपनी भावनाएं हैं उस व्यक्ति तक प्रेषित की जाती है। तो सहानुभूति और सहानुभूति, सॉरी माफ करिएगा, समानुभूति कह रहा हूँ यहाँ पे, क्या समानुभूति है और सहानुभूति दोनों समान है? नहीं भैया, कहाँ समान हुआ? समानुभूति में बेसिकली क्या करते हैं? दूसरों की भावनाओं या फिर अनुभूतियों को समझने व उन्हें महसूस करने की हम क्षमता करते हैं, मतलब करने की क्षमता होती है। और सहानुभूति में क्या होता है कि दुखी व्यक्ति से अपने को जोड़ने की बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि अंतर्वैयक्तिक संबंध जो होता है उसमें
किसमें अधिक समय लगता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, बताइए आप लोग यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा। तो ये कह रहा है कि अंतर्वैयक्तिक संबंधों में किसमें अधिक समय लगता है, आदान प्रदान में, संचार में, सब व्यवहार में, या फिर विश्वास बनाने में। 69 का आंसर आपको यहाँ पे क्या बन जाएगा, बताइए आप लोग। तो विश्वास बनाने में बहुत समय लगता है भैया, एक बार में बात करने से कहीं थोड़ी ना विश्वास आ जाता है। ठीक है, तो विश्वास करने में समय लगता है, मतलब विश्वास बनाने में समय लगता है, करने में तो आपकी इच्छा होती है आप कब कर ले, लेकिन बनाने में बड़ा समय लगता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न मतलब 17वां प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। ठीक ठीक, चलिए कह रहा कोई अधिकारी मीटिंग के दौरान अपनी लेखनी मेज पर पटक कर प्रकट करता है, उससे उसकी क्या भावना प्रकट होती है। बेसिकली गुस्सा हो गया है ना, यही होगा ना, तो क्रोध को। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्रोध को। 70 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जा रहा है, तो ए हो जा रहा है। ठीक, अगला अगर किसी व्यक्ति में दूसरे के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल क्या हो सकता है। किसी व्यक्ति में दूसरे के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल क्या हो सकता है। 71 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, योग्यता। ऑब्वियस सी बात है, योग्यता। ठीक है, इस तरीके से आप लोग आंसर यहाँ पे 71 में क्या लगा लीजिएगा, तो योग्यता। 72 कह रहे अपने सहकर्मियों के साथ वार्तालाप के दौरान साधारणतः आप कैसे रहेंगे, ये पूछ रहा है। तो बेसिकली क्या, गंभीर रहेंगे, नहीं मुस्कुराते रहिए ताकि काम अच्छा से चले, यही ना होगा, बी आंसर बनेगा। 72 का आंसर आपका नहीं 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 है, सही समय पर मुस्कुराते रहिए, हमेशा तो नहीं मुस्कुराते रहिए, सही समय पर। ठीक है, ये वाला सही है, मतलब अपने जो सहकर्मियों को काम रखिए, ठीक है, शांत रखिए और अच्छे से काम आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन असत्य अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित होते हैं, तो अनुकरण द्वारा, स्वविराम दंड द्वारा, तथा तदात्मीकरण के द्वारा, आत्मसात करने के द्वारा। 73 का आंसर क्या आ जाएगा बताइए। तो 73 का आंसर देखना जाए यहाँ पे तो बी हो जाएगा, मतलब स्वविराम दंड द्वारा। निम्नलिखित में से कौन संकेत असौहार्दपूर्ण समझा जाता है, कौन सा संकेत असौहार्दपूर्ण समझा जाता है। 74 का आंसर आपके यहाँ पे क्या बन जा रहा है, तो मतलब जो आपका घूरना होता है ना, घूरना। ठीक है, तो एक तरीके से घूरना तो ऑब्वियस सी बात है असौहार्दपूर्ण समझा जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्वैयक्तिक संबंधों का के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है। शर्मीलापन, बिल्कुल कर सकता है। सांवेदिक परिपक्वता, आग्रहिता, तदनुभूति, बताइए इनमें से 75 का आंसर क्या बन सकता है। तो 75 का आंसर ए बन सकता है, शर्मिलापन। भैया शर्माएंगे तो क्या बात करेंगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है, कम्युनिकेशन बेकार हो जाएगा। अगला कह रहा है संबंधों की संरचना संबंधित है, तो 76 का आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो संगठन से ना, संगठन से। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे संबंधों की संरचना संबंधित है किसी संगठन से, तो इस तरीके से याद रखिएगा प्रश्न संख्या 76 का आंसर। 77 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आगे झुकने के धनात्मक व्यक्तित्व संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। मान लीजिए इसमें क्या समझाने की बात ये हो रही है कि यदि कोई व्यक्ति संप्रेषण के समय आगे की ओर झुकता है तो वो यह एकाग्रता का सूचक होता है। तो एकाग्रता का सूचक मतलब यहाँ पे आंसर सी होना चाहिए ना, सी होना चाहिए। ठीक है, चलिए 78 की बात करें, अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक है बताइए। तो जो अंतर्वैयक्तिक कौशल होता है उसके लिए महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावी ढंग से, मतलब प्रभावशाली ढंग से क्या करे, तो संप्रेषण कर सके, यही होता है ना। तो इस तरीके से 78 का आंसर आपको यहाँ पे क्या बन सकता है, तो व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके, यही तो होता है। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा भैया डी वाला। अगला करें अंतर्वैयक्तिक कौशल में निम्नलिखित में से कौन सुसंगत नहीं है, मतलब अंतर्वैयक्तिक कौशल में निम्नलिखित में से कौन सुसंगत नहीं है। 79 का आंसर आपको यहाँ पे क्या बन सकता है बताइए आप लोग। मतलब सकारात्मक अभिवृत्ति, सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह नहीं, अगर ये हो जाएगा, अगर संदेह पैदा हो जाएगा तो बात सही नहीं हो पाएगी भैया, मतलब संप्रेषण आपका अच्छा नहीं होगा। तो इस तरीके से ये बिल्कुल आपको यहाँ पे देखा जाए तो सुसंगत नहीं है, कौन सा बी वाला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के उत्सर्जन का कारण है, बताइए। प्रश्न संख्या 80 का आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पे त्योरी चढ़ाने दरअसल ये नकारात्मक संकेत के उत्सर्जन का कारण है। बेसिकली यहाँ पे झुंझलाहट हो सकती है, बिल्कुल गुस्सा आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कथन कारण है अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं, लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाने के लिए। तो ऊपर हम लोगों ने देखा था इस प्रश्न को, क्या आंसर इसका बना था प्रश्न संख्या 81 का, तो कथन कारण दोनों से ही था, व्याख्या भी कर रहा था, आपका आंसर यहाँ पे ए बन जाएगा ना। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे रिपीट होके। कह रहा प्लेज प्रभाव स्पष्ट करता है किसको, जो प्लेज प्रभाव होता है वो किसको स्पष्ट करता है, तो बताइए आप लोग यहाँ पे 82 का आंसर क्या बनेगा। तो 82 का आंसर अगर हम देखना चाहें तो बी बनेगा, मतलब यहाँ पे बेसिकली कनिष्ठ के समवर्ती प्रभाव के साथ
संयुक्त समर्थता की मांग की। बेसिकली आपको बताना चाहूँ तो डोनाल्ड प्ले, जिनका नाम था, 1952 में नेतृत्वकर्ता की योग्यता एवं समर्था के अधीन कर्मचारियों या फिर अधीनस्थों के साथ प्रभावी संबंध के बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है ना। चलिए अगला, दूसरे लोगों से तुलना के आधार पर हमारी राय और योग्यता के मूल्यांकन की प्रवृत्ति और जो हम हमारे समान है उनसे तुलना करने की पसंदगी जानी जाती है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या बनेगा बताइए। तो आंसर बनेगा 83 के लिए आपका सी, मतलब सामाजिक तुलना सिद्धांत के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से 83 का आंसर आपका क्या बनेगा, तो आपका सी बन जाएगा। दरअसल ये बेसिकली देखा जाए तो लियोन फेंस टिगर द्वारा दिया गया था। ये किसके द्वारा, थोड़ा सा लिख लीजिए, ऐसे बन सकता है। तो लियोन, ठीक है, लियोन फेस टिंगर के द्वारा, टिंगर के द्वारा। ठीक, चलिए अगला कार्य, निम्नलिखित में से कौन एक कमजोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने ताकि आप उसका खंडन कर सके को स्पष्ट करता है। तो 84 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा पुतला का तर्क। ठीक है, तो इस तरीके से 84 का आंसर क्या बन रहा है आपको यहाँ पे, तो बन रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए सी। चलिए 85 कह रहा है, निम्नलिखित में से तर्कड़ा का अंतिम सोपान होगा। तो क्या सत्यापन होगा ना, सत्यापन आपका आंसर यहाँ पे जाएगा, बिल्कुल सही। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है। क्या आंसर बनेगा 86 के लिए, बताइए आप लोग यहाँ पे। 86 के लिए बनेगा आपका भी, स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि दूसरे उसे खतरा उत्पन्न कर सकते हैं तो वे एक प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं जिसे कहा जाता है, या कहा जा सकता है क्या। 87 का आंसर क्या बनेगा बताइए आप यहाँ पे। तो 87 का आंसर आपको यहाँ पे देखा जाए तो ये बन जाएगा आपका मनोवैज्ञानिक सतर्कता। ठीक, अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से आत्म परीक्षण में मदद नहीं करेगा क्या। 88 का आंसर आपको यहाँ पे क्या बन जाएगा बताइए। तो यहाँ पे आत्म प्रशंसा, जब आत्म प्रशंसा ही करेंगे तो भैया कहाँ से अपने आप को परीक्षण कर पाएंगे ना। 88 का आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा। दरअसल आत्म प्रशंसा को समांतर दूसरे की नजरों में अच्छा नहीं माना जाएगा। निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने की धनात्मक व्यक्ति संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। देखिए रिपीट किया ना, ये एकाग्रता है, रिपीट कर दिया है, 2 बार पूछ दिया। 89 का आंसर आपको यहाँ पे क्या हो गया, तो ए हो गया। 89 का आंसर ए हो गया। अगला कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए कि कथन है, अंतर्वैयक्तिक भूमिकाओं व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती हैं जो अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर केंद्रित होते रहते हैं। कारण कह रहा है, ऐसी भूमिकाएं अधिकार और स्थिति से प्रत्यक्ष जुड़ी होती है। 90 का आंसर आपको यहाँ पे क्या बनेगा, तो 90 का आंसर अगर देखा जाए यहाँ पे कथन कारण दोनों से व्याख्या बन रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं, नाममात्र का अध्यक्ष, नेता, मालिक और संपर्क, बताइए। 91 का आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं है, यहाँ पे मालिक। ठीक है, जो अल्पकालिक समायोजनों एवं दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तनों में समता बनाए रखे उसे कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए। तो उसे कहेंगे हम लोग यहाँ पे संसाधन आवंटन ना, यही कहेंगे ना, संसाधन आवंटन। द्वंद्व समाधान में निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व संबंधी मुद्दों के बारे में सहमति के क्षेत्र पर बल देने और असहमति की क्षेत्रों की उपेक्षा की व्याख्या करता है। तो ये भी देखिए रिपीट किया कि नहीं। तो 93 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा समन। अगला कह रहा है, द्वंद्व समाधान की शैलियों में से कौन बचकर निकलने की शैली के रूप में जाना जाता है। तो 94 का आंसर यहाँ पे क्या बताइए। तो यहाँ पे निर्णय टालने द्वारा दोनों पक्षों की रुचियों की उपेक्षा। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दूसरों के साथ संबंध होने की आवश्यकता दर्शाता है। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दूसरों के साथ मतलब जो संबंध है होने की आवश्यकता को यहाँ पे देखा जाए तो दर्शाता, यही कह रहा है ना आपसे यहाँ पे। क्या आंसर बनेगा बताइए। तो सम्मिलित होने की आवश्यकता, यही आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ए वाला। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैर मौखिक संप्रेषण से संबंधित नहीं है। गैर मौखिक जो संप्रेषण होता है उससे संबंधित यहाँ पे नहीं है, बताइए। तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा। 96 का आंसर आपका यहाँ पे जैसे सारे खाबात तो होता है, चेहरे की अभिव्यक्ति होती है, प्रतीक मतलब बातचीत करेंगे तो ये आपका गैर मौखिक कहाँ हो जाएगा ना, ये तो मौखिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 97 कह रहा है कि वह जो मानता है कि सभी चीजें और जीवन की घटनाएं पूर्व निर्धारित होती हैं, एक भाग्यवादी है, एक नैतिकतावादी है, अहंवादी है या फिर तानाशाह है। तो 97 का आंसर भाग्यवादी है, क्योंकि भाग्य को मान रहा है वो।
संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा काल जो क्रमानुसार होता है वो होता है? तो बताइए यहाँ पे 98 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऊपर मैंने आप लोग को चयन बताई थी, उसी हिसाब से समझिए। संप्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, फिर प्रभाव। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या बना? 98 का सी बना। सी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला करें नए माध्यम जैसे कि कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोनी के द्वारा किए गए संप्रेषण को कहते हैं हम लोग क्या? तो इनको क्या कहते हैं बताइए? 99 का आंसर आपका यहाँ बन जाएगा अन्योन क्रिया संप्रेषण, यही कहेंगे ना। मतलब यहाँ पे इंटरैक्टिव कम्युनिकेट कहते हैं अंग्रेजी में इसको। ठीक है, थोड़ा सा अंग्रेजी होता है यहाँ पे तो आसान होता है, कोई बात नहीं, देख लीजिए, पीवाईक्यू करके जाना हमें कम से कम। आशावादी निराशावादी के संबंध में, मतलब आशावादी और निराशावादी के संबंध में या संबंध को निम्नलिखित में से किसमें सबसे अच्छे तरीके से समझा गया है? तो 100 का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? तो 100 का आंसर निर्यात और आयात में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भाव दिखाता है कि आप सुन रहे हैं? बेसिकली 101 का आंसर क्या हो जाए? सिर हिलाना और आंख से संपर्क करना। ये एक तरीके से बताता है ना कि आप सुन रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संपर्क कौशल नहीं है? सुनना, बोलना, तैरना या फिर हाथ लहराना। 102 का आंसर आपका तैरना कोई एक तरह से संपर्क कौशल थोड़ी नहीं है। सुनना है, बोलना है, हाथ लहराना भी है। आप एक आतंकवादी हमले के बारे में सुनते हैं और बहुत की जो भयाक्रांत होते हैं, मतलब बहुत ही भयाक्रांत होते हैं, गुस्से में हो जाते हैं, तो आप कैसे दिखेंगे? मतलब कैसे दिखेंगे बताइए? 103 का आंसर आपके यहाँ पे क्या बन सकता है? तो 103 का आंसर का देखा जाए तो एक तरीके से भयातुर दिखेंगे, मतलब भय से डरे हुए दिखेंगे क्या? ठीक है, अगला कह रहा है कि यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, हाँ, माफी पत्र लिखते समय यहाँ पे क्या कह रहा है कि निर्देश प्रसंग 104 से सबसे उपयुक्त विकल्प में इसके साथ स्थान बना। ठीक है, माफी पत्र लिखते समय आपको मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए, किस पे ध्यान देना चाहिए ये पूछ रहे हैं यहाँ पे? तो निवारण पे ना, किस पे ध्यान देना चाहिए? 104 का आंसर आपके यहाँ पे क्या बन जाएगा? तो समस्या निवारण पे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि के बिना एक दूसरे के साथ संवाद करना असंभव है। किसके बिना? आवाज, हाथ, फोन, संवाद कौशल। 105 का संवाद कौशल। ठीक, एक स्वस्थ व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन से माध्यम से सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त करता है? 106 का आंसर आपके यहाँ पे क्या बनेगा? तो बताइए, एक स्वस्थ व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन से माध्यम से सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त करता है? जैसे सुनना हो गया, सूंघना हो गया, ठीक है, तथा छूना हो गया। किसी भी व्यक्ति के लिए ज्ञान प्राप्ति का माध्यम इतना प्रासंगिक नहीं हो सकता जितना कि देख कर ना। सही बात है, तो इस तरीके से देखना आपका आंसर यहाँ पे क्या जगह बिल्कुल सही। ठीक, संप्रेषण का सही जो अनुक्रम है वो क्या है? 107 का आंसर बताइए। 107 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बनेगा? तो प्रेषक, संदेश, फिर पाने वाला। सही है, आपका सी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही लग रहा है, देख लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा संदेश संप्रेषण का माध्यम है? 108 का क्या आंसर बनेगा? 108 का आंसर बनेगा यहाँ पे उच्चरित। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है? कहने का मतलब मान लीजिए किसी भी संदेश को अगर आप संप्रेषित करने के लिए संप्रेषक द्वारा विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि बोल कर या फिर उच्चारित कर कर या फिर लिख कर या फिर शारीरिक हाव जो होता है भाव उसके माध्यम से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संदेश संप्रेषण का माध्यम है? उच्चरित, लिखित या भाव भंगिमा के चिन्ह। यहाँ पे सभी होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर सभी लगाइए, सभी हो सकते हैं ना, सभी के माध्यम से संचार कर सकते हैं ना, सभी लगाइएगा। प्रश्न संख्या 108 का आंसर यहाँ पे डी लगाइएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रभावी होता है? कौन सा संप्रेषण एक तरह से देखा जाए तो प्रभावी होता है? तो जब संदेश और चिन्ह सही संप्रेषित होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जब कोई मतलब जब किसी संप्रेषक द्वारा किसी संदेश को संप्रेषित करने में संदेश तथा चिन्ह सही तरीके से संप्रेषित हो सकते हैं, तभी तो जो संप्रेषण होगा उस प्रभावी होगा ना। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे ए वाला सही लग रहा है ना, ये आप लोग आंसर यहाँ पे लगा लीजिएगा। ठीक, प्रश्न 109 का आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाता है। 110 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण संदर्भ नहीं है? 110 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? 110 का आंसर आपका, तो बेसिकली कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण संदर्भ नहीं है। बेसिकली यहाँ पे देखा जाए, जैसे मान लीजिए भौतिक या पर्यावरणीय, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक संदर्भ को संप्रेषण की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, जबकि धार्मिक संदर्भ जो होता है इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है।
यहाँ पे ऑब्वियस बात है धार्मिक संदर्भ यहाँ पे शामिल नहीं होगा ना। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का स्रोत है? अशाब्दिक संप्रेषण का स्रोत यहाँ पे क्या हो जाएगा? 111 का आंसर बताइए। यहाँ पे हो जाएगा चित्रमय प्रदर्शन, हाँ चित्र के द्वारा, ठीक है सही तो है। अगला क्या, निम्नलिखित में से कौन सप्रभावी संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक अवरोध है? निम्नलिखित में से कौन सप्रभावी संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक अवरोध है? 112 का आंसर क्या बनेगा? तो आपका दोषपूर्ण प्रत्यक्षीकरण, सही तो है, आपका आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, मतलब ये एक तरह से रॉन्ग परसेप्शन बना लिए हैं तो एक तरीके से क्या बाधा उत्पन्न कर सकता है। ठीक, किसमें? संप्रेषण में। संप्रेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 113 का आंसर क्या बनेगा? तो संप्रेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ये गतिशील प्रक्रिया है, ये गतिशील, हाँ गतिशील तो है, यही आंसर लगा लीजिएगा। फिर कह रहा है ये एक स्थैतिक प्रक्रिया नहीं, ये गतिशील और स्थैतिक दोनों प्रक्रिया नहीं, ये दोनों ना तो गतिशील नहीं, तो इस तरीके से आंसर सही है। 114 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में सबसे अधिक सहायक जो श्रव कौशल है? 114 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? 114 का आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सक्रिय, आपका स्वर मतलब एक तरह से एक्टिव लिसनिंग है, मतलब तभी तो संप्रेषण अच्छा होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रभावी संप्रेषण से संबंधित नहीं है? 115 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 115 का आंसर आपका डी हो जाएगा, मतलब पदानुक्रम, पदानुक्रम आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रभावी संप्रेषण से संबंधित नहीं है? सही बात है, पदानुक्रम नहीं है। ठीक है, अगला कह रहा है कि अशाब्दिक संप्रेषण के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है? तो बेसिकली देखा जाए 116 का आंसर यहाँ पे, तो जो प्रेषक और ग्राही दोनों एक ही सांस्कृतिक परिवेश के होने चाहिए, तभी तो हो सकता है। सही बात है, कैसा? अशाब्दिक की बात कर रहा है ना, नॉन वर्बल। बेसिकली अगर देखा जाए तो किसी भी अशाब्दिक संप्रेषण के लिए आवश्यक शर्त यही होती है कि जो प्रेषक है तथा जो प्राप्त करता है उसको जो सांस्कृतिक परिवेश एक समान होना चाहिए, जिससे कोई जो अवरोध है वो उत्पन्न हो, आसानी से लोग बात कर सके। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल के मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त आपका पैरामीटर है यहाँ पे? तो फीडबैक, फीडबैक ही आपका यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए 117 प्रश्न थे और कोशिश थी एक बस कि PYQ के माध्यम से आप लोग को चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएं। तो ज़्यादा लंबा वीडियो तो नहीं है, लगभग 1 घंटा 15 मिनट का वीडियो है पूरा आपका। यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो कई वर्षों के यहाँ पे जो संप्रेषण के प्रश्न है वो आपके यहाँ पे तैयार होते हैं, इसको देख लीजिएगा। थोड़ा सा समय नहीं है तो नहीं तो संप्रेषण अच्छे से पढ़ाते और कोई अच्छे से नोट्स भी नहीं बनाए हैं। फिलहाल आप लोग PYQs करके जाइए और मेरा जो फार्मूला मैंने आप लोग को बताया है कि यहाँ पे मैक्सिमम कोशिश करिएगा आप लोग जो 24 क्वेश्चन आपके अंतर्वैदिक कौशल इसके जो आते हैं इसमें से कम 12 से 13 प्रश्न बनाने की कोशिश करिएगा। दूसरा, हिंदी में कम से कम आपका 15 से 16 प्रश्न बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और तीसरा अगर देखा जाए तो इंग्लिश के 5 प्रश्न पैसेज वाले जरूर बनाइएगा। और रीजनिंग में आप लोग, क्योंकि साधारणतः देखा गया तो जो आपकी 18-19 रीजनिंग आती है उसमें से 8-10 रीजनिंग ऐसी होती है जो आप कर सकते हैं, अतः आपका अगर मैथ बैकग्राउंड नहीं है तो इस तरीके से इन सबको जोड़ेंगे तो अच्छा खासा प्रश्न हो जा रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें 12, 16, 28, 10, 38, 5, 43, ठीक है, और कुछ 4-5 मैथ भी बन जाते हैं ऑप्शन के हिसाब से, तो लगभग 47-48 प्रश्न आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और इतने में आपका काम बन जाएगा। तो ये रही आपकी सीसाट की क्लास। ठीक है, इसको आप लोग देखिए, बाकी आपको कोई सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद।